गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज आपका मिनी मॉक था बराबर। तो उस चैप्टर का हम लोग जो पेपर था उसका हम लोग सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो वो सॉल्यूशन अगर देखने के बाद भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप क्लास में आके बिंदास पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अ प्रोटॉन मूव्स एट अ स्पीड ऑफ बराबर। अपने को प्रोटॉन की स्पीड दी है, कितनी स्पीड दी है, 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इन ए रीजन ऑफ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमको दी है, कितना दिया है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0.05 टेस्ला, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 × 10⁻² टेस्ला बराबर, ठीक है। फिर हमको बोला द डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन व्हेन इट एंटर्स द फील्ड, ठीक है। तो जब प्रोटॉन एंटर करेगा तो कितना एंगल दिया है, थीटा, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, ठीक है। तो हाउ फार विल द प्रोटॉन मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन 2 प्रोजेक्टेड सर्कल्स हैव बीन कंप्लीटेड, ठीक है। तो जब 2 प्रोजेक्टेड सर्कल्स कंप्लीट होंगे तो कितना डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा। तो बेसिकली आपको पता होगा डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है यहाँ पे, तो हम लोग यूज़ करेंगे 2 × पिच बराबर। तो 2 × पिच, पिच का फॉर्मूला क्या है, टाइम पीरियड इंटू वी कॉस थीटा। अब वी कॉस थीटा क्यों लेते हैं आपको पता होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है बराबर। जो प्रोटॉन है वो उस मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे एंटर कर रहा है, कितना एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, थीटा। तो वी कॉस थीटा, इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक अलोंग दी मैग्नेटिक फील्ड वी कॉस थीटा और एक परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड वी साइन थीटा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब जो आगे तरफ जाएगा उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, वी कॉस थीटा। और आपको पता होगा कि जब वी साइन थीटा जो है उसको सर्कुलर मोशन कराता है, ठीक है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2πm/qv इंटू वी कॉस थीटा। तो 2 × 2 कितना हो गया 4, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 बराबर, इंटू मास, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, फिलहाल मैं इसको 1.6 ले लेता हूँ, इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। कितनी वेलोसिटी से वो एंटर कर रहा है, तो 2 × 10⁶, और कितने एंगल पे एंटर कर रहा है, तो 30 डिग्री, सही है। अपॉन चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, वही प्लस ई बराबर, कितनी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है 5 × 10⁻² बराबर। कुछ कैंसिलेशन हो रहे तो उसको कर लेते हैं, 1.6 से 1.6 क्या हो गया, कैंसिल, -19 से -19 कैंसिल, -19 27 -19 कितना हो गया, -8 बराबर। तो -8 6 कैंसिल, क्या बचा -2, ठीक है। और कुछ कैंसिलेशन हो रहा है क्या, हाँ, तो -2 से -2 भी क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा इसका, 4 2 कितना हो गया 8, तो ये हो जाएगा 8 × 3.14 बराबर, इंटू कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 अपॉन 5, सही है। तो 5 2 कितना हो जाएगा 10, 3.14 इंटू 8, तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 8 × 3.14 इंटू √3 कितना हो गया 1.7 ले लेता हूँ अप्रॉक्स, अपॉन 5 × 2 कितना हो गया 10, सही है। तो 3.14 इंटू 8, तो 8 4 32, 2 3, 8 1 8, 9 10 11 बराबर, 8 3 24 25, कितना हो गया फिर ये 25.12, और 25.12 को अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.7 से, ठीक है। तो 7 2 कितना हो गया 14, 4 1, 7 1 7 8, 7 5 35, 5 3, 7 2 14, 15 16 17 ना, 2 1 2 1, 5 1 5, 2 1 2, ठीक है। तो 4 10 6 7 7 + 5 कितना हो जाएगा 12 ना, 2 + 1 3 + 1 4, ठीक है। 3 पॉइंट्स, तो 42.704, और इसको किससे डिवाइड करना है 10 से, तो आंसर कितना आएगा 4.2 मीटर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 4.2 के आसपास का देख लो, हाँ, तो 4.35 मीटर सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड का लेंथ कितना L इज फॉर्म बाय अ पीस ऑफ वायर ऑफ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस, करंट दिया है I बराबर, देन द मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट इट सेंटर, तो सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पूछा है, ठीक है। तो हम सबको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझे सेंटर में चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा और इसकी वजह से भी होगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये
ये और ये तीनों फाइनाइट है, तो फाइनाइट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट करंट अपॉन 4 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले एसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, ठीक है। अब एसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो पहले मुझे एसी से करंट चाहिए होगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगा, ठीक है। तो करंट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फाई 1 फाई 2 चाहिए होगा, ठीक है। तो ज़रा देख लेते हैं इसको। अब ये कंडक्टर में करंट कितना आया, आई, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ए, ये हो गया सी, ठीक है। करंट वापस निकलेगा भी कितना, आई, जितना एंटर हुआ उतना बाहर निकलेगा। ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे क्या है, सी, ठीक है। अब सपोज यहाँ से करंट आ रहा है आई, तो इसमें से करंट कितना जा रहा है, इसको डिवाइड कर लेता हूँ। तो यहाँ से करंट जा रहा है I1, ठीक है, और यहाँ से करंट कितना जा रहा है I2। अगर आपको I2 नहीं लिखना है तो आप ये करंट को क्या लिख सकते हो, करंट कितना गया यहाँ से I, यहाँ से करंट कितना गया I1, तो बचा हुआ इधर जाएगा ना, तो बचा हुआ कितना है I माइनस I1, ठीक है। इसको मैं फिलहाल I2 ऐसे लिख देता हूँ, याद रहेगा। चलो अब ज़रा यहाँ पे ध्यान दो, तो मुझे I1 पहले I2 निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हमको क्या बोला है कि ये इसमें रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म है, ठीक है। रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म है तो अगर लेंथ सेम होगा तो रेजिस्टेंस भी कैसा होगा, सेम, ठीक है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा R इज इक्वल टू रो L बाई ए, तो R इज प्रोपोर्शनल टू L, बराबर। तो A से B का लेंथ सेम है, तो मैं बोल रहा हूँ A से B रेजिस्टेंस कितना होगा R, तो इसका रेजिस्टेंस R, इसका भी रेजिस्टेंस R और इसका भी रेजिस्टेंस कितना होगा R, ठीक है। आप देख सकते हो कि इसमें करंट अगर I1 एंटर हुआ है तो यहाँ से निकलेगा भी कितना I1, तो इसमें और इसमें करंट कैसा है, सेम, तो करंट सेम है, तो मतलब ये दोनों सीरीज़ में, ठीक है। तो मुझे बता सकते हो रेजिस्टेंस जो होगा, मैं इसको R1 नाम देता हूँ, ठीक है। इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है इसको R1 लिख देता हूँ, तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2R, ठीक है। और A से C का जो है उसका रेजिस्टेंस कितना है, उसको मैं R2 नाम दे रहा हूँ, और उसको रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है कि A से C में रेजिस्टेंस कितना है R, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो ये जो कंडक्टर है और ये जो कंडक्टर है ये दोनों सेम पॉइंट्स के बीच में, अगर सेम पॉइंट्स के बीच में तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कैसा होगा, सेम। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, बराबर, तो करंट और रेजिस्टेंस कैसे होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर मुझे I1 चाहिए तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, अगर मैं इसका रेशियो निकालूँ तो I1 अपॉन I2, ठीक है। तो I1 के सामने कौन आएगा R2 और I2 के सामने कौन आएगा R1, बिकॉज ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो 1 के सामने 2 और 2 के सामने 1, ठीक है। तो I1 अपॉन I2, R2 की वैल्यू कितनी है, तो R2 की वैल्यू है R अपॉन R1 की वैल्यू कितनी है 2R, तो R से R क्या हो गया, कैंसिल। तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू कितना आया 1/2, बराबर। अब यहाँ से एक काम करते हैं, I2 निकालते हैं, तो I2 कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ I1, सही है। बट अगर आप देखोगे तो ऑप्शन में I1 I2 नहीं है, I है, ठीक है। तो I है तो क्या करना पड़ेगा, इसको I के टर्म्स में लेना होगा, ठीक है। अब हमने देखा है कि I2 की वैल्यू, I2 का फॉर्मूला क्या है, I2 इज I माइनस I1 ना, तो ये हो जाएगा I माइनस I1, बराबर। तो I2 कितना है 2 टाइम्स ऑफ I1, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ I1 इज इक्वल टू I माइनस I1, बराबर। तो माइनस साइड चेंज किया तो क्या होगा प्लस, तो 2I1 प्लस I1 ये हो जाएगा I, तो I1 की वैल्यू कितनी आएगी I/3, सही है। तो यहाँ से करंट कितना जा रहा है, तो यहाँ से करंट जा रहा है I/3, ठीक है। अब मुझे यहाँ से करंट निकालना है, I2 की वैल्यू निकालनी है, तो I2 आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ पे देखो I2 की वैल्यू कितनी है 2 टाइम्स ऑफ I1, तो 2 टाइम्स ऑफ I1 कितना है, I1 आपको मिला I/3, तो कितना हो जाएगा फिर ये 2I/3, तो ये मिला आपको I2, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया I2, तो I2 की वैल्यू कितनी आई 2I/3, बराबर है, ठीक है। एक काम करता हूँ, ये इसको थोड़ा साइड में लिखता हूँ, ये काम आएगा मुझे वापस, ठीक है। तो I2 की वैल्यू कितनी है, तो I2 की वैल्यू आई हमको 2I/3, सही है। अब मुझे क्या ढूंढना है, तो मैंने करंट तो ढूंढ लिया, अब ढूंढना है डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस ढूंढने के लिए क्या, सेंटर से डिस्टेंस, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वहाँ से डिस्टेंस ढूंढना है, तो वहाँ से डिस्टेंस ढूंढने के लिए क्या करूँगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा यहाँ पे, ठीक है। और ये डिस्टेंस मुझे चाहिए, और ये यहाँ पे मिल रहा है उसको नाम देता हूँ D, बराबर। अब देखो ये पूरा एंगल कितना है 60, तो बटे वैसे आधा एंगल कितना होगा 30, तो ये हो गया 30, बराबर। इस पूरे का लेंथ कितना है L,
तो मुझे बताओ आधे का लेंथ कितना होगा, ए से डी का लेंथ कितना होगा, L/2, ठीक है। इस ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल AOD में, तो यहाँ पे आप tan 30 का फॉर्मूला लगाओ, तो tan थीटा इज अपोजिट कितना है, OD बराबर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस चाहिए मुझे कंडक्टर से जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करे उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो OD अपॉन एडजेसेंट कितना है, L/2, सही है। तो OD की वैल्यू क्या हो जाएगी, L/2 इंटू tan 30 बराबर है। तो ये हो जाएगा L/2, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, सही है। तो कितना मिला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, L/2√3, ठीक है। अभी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इस कंडक्टर के लिए अगर L/2√3 है तो इसके लिए भी कितना होगा, L/2√3, और इसके लिए भी कितना होगा, L/2√3, मतलब सबके लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो OD है या A' जो इसको लिखा है वो सेम है, ठीक है। अब φ1 φ2 पे ध्यान देते हैं। तो φ1 φ2 क्या होता है, बेसिकली जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो वहाँ से आप क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे कंडक्टर के एंड पे, तो ये एंगल हो गया φ1 φ2, तो ये 90, ये 30, तो ये एंगल कितना हो गया 60। सेम यहाँ पे भी ड्रॉ करोगे तो ये φ1, तो ये φ2, ये भी कितना हो जाएगा 60। तो हर केस में अभी ये कंडक्टर हो या ये हो, सब केस में φ1 φ2 कितना है 60, सब केस में जो लेंथ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कितना है L/2√3, सिर्फ करंट का फर्क है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो क्या करना है बेसिकली उस पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे करंट ऐसे आ रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मतलब थंब को कहाँ पे रखोगे, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बराबर, राइट हैंड थंब रूल, और फिंगर को कर्ल करो, तो कर्ल किया यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, अंदर, ठीक है। और B से C में देखो, थंब करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर को कर्ल करो, कर्ल किया तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, अंदर। A से C में थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल करो, कर्ल किया तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, बाहर। अगर आप देखोगे तो A से B से C की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, और A से C की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर, बराबर। तो यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो BC का एडिशन होगा, और AC से किधर आएगा, बाहर, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ABC में करंट सेम है ना, तो सीधा मैं बोल सकता हूँ कि ट्वाइस होगा ना, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इन दोनों का कैसा होगा, डबल होगा, और इसकी वजह से बाहर होगा, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम मैं AC के लिए निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो AC के लिए निकाला, μ0, करंट कितना है AC में 2I/3, तो करंट की वैल्यू 2I/3, सही है। और नीचे 4π, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो L/2√3, तो L/2√3 और 2I/ कितना था 3, सही है। साइन φ1 कितना है 60 प्लस साइन φ2 भी कितना है 60। अब ज़रा इसको देख लेते हैं, पहले इसको ऊपर भेज लेता हूँ मैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो AC में कितना आ रहा है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना तो कर सकते हो आप। तो मैग्नेटिक फील्ड AC में कितना आ रहा है, μ0 2I, 2√3 ऊपर जाएगा तो 2√3 बराबर अपॉन 4π L इंटू 3, सही है। साइन 60 कितना होता है, √3/2 बराबर, और ये वाला साइन 60 भी कितना होता है, √3/2। तो मैं सीधा लिख दूँ इसको, √3/2 प्लस √3/2 कितना आएगा फिर, ये 2√3/2, सही है। तो यहाँ से 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, √3 इंटू √3 कितना हो गया 3, तो ये 3 क्या हो गया, कैंसिल, बराबर। 2 2 कितना हो गया 4, तो ये 4 और ये 4 क्या हो गया, कैंसिल। तो अल्टीमेटली मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना मिला, μ0I अपॉन πL, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिला AC की वजह से, ठीक है। अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से फाइंड करना है, AB और BC। मुझे पता है कि AB और BC का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, सेम, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, A सेम है, A' सेम है, एंगल भी कैसा है सेम, और करंट भी कैसा है सेम, तो मैग्नेटिक फील्ड सेम मिलेगा। तो इसको मैं सीधा ट्वाइस कर देता हूँ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ABC की वजह से कितना होगा, ट्वाइस ऑफ μ0 अपॉन 4π, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता है L/2√3, सही है। और इसमें करंट कितना जा रहा है, तो इसमें करंट जा रहा है I/3, ठीक है। तो I/3 वही साइन 60 प्लस साइन 60 कितना आएगा, तो ये वापस 2√3/2 आएगा। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। ये √3 ऊपर जाएगा, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, तो मैं बोल सकता हूँ ये 3 और ये 3 भी क्या हो गया, कैंसिल, बराबर। तो कितना बचा फिर, ये मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है हमको, 2 टाइम्स ऑफ μ0I अपॉन 4π, बराबर। ये 2 को ऊपर भेजोगे ना आप, ये जो 2 यहाँ पे बचा है, बराबर है, तो इंटू 2, तो 2 2 4, बराबर। तो ये 4 से 4 कैंसिल, तो क्या आंसर है, μ0I/π, सही है। तो अगर आप देखोगे तो AC की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना है, μ0I/π, और सॉरी यहाँ पे लेंथ भी है, तो πL,
सही है। और ए बी सी की वजह से भी कितना आ रहा है म्यू नॉट आई, इस पूरे की वजह से भी कितना आ रहा है म्यू नॉट आई पाई एल, ठीक है। तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा है सेम, बट इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर था और एसी की वजह से किधर था बाहर। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा बराबर इन दोनों का एडिशन होगा ना, तो आप बोल सकते हो बी ए सी माइनस क्या करोगे ए बी सी। सर माइनस क्यों किया, क्योंकि इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर था और एसी की वजह से किधर था बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस किया, तो माइनस करोगे तो मैग्नीट्यूड दोनों का कैसा है सेम, तो ये कैंसिल हो जाएगा बराबर। तो आपको जो आंसर आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे 0, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी सही है। आगे बढ़े, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ए बी एंड सी आर पैरेलल कंडक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ कैरिंग करंट्स आई आई टू आई, ठीक है। इसमें से करंट कितना जा रहा है आई, इसमें से भी कितना जा रहा है आई, इसमें से कितना जा रहा है 2i। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का डिस्टेंस x है, बी और सी के बीच का डिस्टेंस भी कितना है x, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। तो F1 क्या है, तो F1 है फोर्स ऑन एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, ठीक है। तो F1 क्या है, F1 है फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी, ठीक है। बी पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, तो फोर्स ऑन बी और लगा कौन रहा है ए बराबर। तो फोर्स ऑन बी, नहीं सॉरी, फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए बराबर। तो फोर्स किस पे लग रहा है, ए पे लग रहा है, कौन लगा रहा है बी, तो ये हो गया फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ठीक है। अब हमको दिख रहा है कि बी ए पे फोर्स लगा रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है F1, ठीक है। अब बी और ए में करंट का डायरेक्शन कैसा है सेम, तो बी ए को अपनी तरफ क्या करेगा अट्रैक्ट, तो बी ए पे जो फोर्स लगा रहे हो ऐसा है F1, ठीक है। फिर क्या बोले हमको, F2 इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय सी ऑन ए, ठीक है। सी किस पे फोर्स लगा रहा है ए पे, और अब देखोगे ए और सी में भी करंट कैसा है सेम, डायरेक्शन सेम है, तो सी भी ए को अपनी तरफ क्या करेगा अट्रैक्ट, तो ये फोर्स भी कितना लगेगा F2, ये फोर्स ए पे लग रहा है, कौन लगा रहा है सी, तो F2 क्या हो गया, F2 हो गया फोर्स ऑन ए बराबर ड्यू टू सी, ठीक है। तो हमको पूछा कि चूज द करंट आंसर बराबर, और से बोला कि सब कंडक्टर का लेंथ कैसा है इक्वल है। तो आपको पता होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला पता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ का क्या फॉर्मूला था, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई इंटू दो कंडक्टर के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस पे देखते हैं F1 पे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, F1 के लिए F1 लेंथ सेम है तो L लिख दिया, म्यू नॉट बराबर F1 के लिए देखोगे तो फोर्स किस पे लग रहा है ए पे, कौन लगा रहा है बी बराबर, तो ये दो कंडक्टर की बात हो रही है, तो ये I1 ये I2, तो करंट कितना हो जाएगा I इंटू आई ना, I1 भी I I2 भी I अपॉन 2 पाई, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है x बराबर, तो क्या हो जाएगा फिर ये म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई x, ठीक है। तो ये मिला हमको F1 बाई एल। दूसरा हम लोग देखते हैं F2 देखते हैं, तो F2 बाई एल देख लेते हैं। तो F2 बाई एल इज इक्वल टू म्यू नॉट बराबर, F2 कौन सा फोर्स है, फोर्स ए पे कौन लगा रहा है सी, ठीक है। तो सी लगा रहा है, तो इसमें ए पे लग रहा है, तो ए का करंट हो गया I1 और सी का करंट क्या हो गया I2, तो ये हो जाएगा I इंटू 2i, सही है, अपॉन 2 पाई। सी और ए के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये x कितना डिस्टेंस है 2x, ठीक है। तो कुछ कैंसिलेशन हो रहा है क्या, हाँ 2 से, ठीक है, ये 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसिल, तो फॉर्मूला है म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन कितना आया 2 पाई एक्स बराबर। तो ये इक्वेशन 2 हो गया, और आप देख सकते हो कि 1 और 2 का राइट RHS कैसा है सेम, तो LHS भी क्या होगा इक्वल, तो मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2 F1 बाई एल इज इक्वल टू F2 बाई एल, बोलो सही है। L से L भी क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि लेंथ सेम है ना भाई, तो F1 इज इक्वल टू क्या आ गया F2, तो कौन सा ऑप्शन सही है सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ वायर ऑफ लेंथ 1.5 मीटर, ठीक है। तो वायर का लेंथ आपको दिया है, लेंथ कितना है 1.5 मीटर, और उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो उसमें करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर। बोला है अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन एक्ट्स ऑन इट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उस पर फोर्स कितना लग रहा है, सॉरी उस पर फोर्स कितना लग रहा है 15 न्यूटन, तो उस पर फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन, ठीक है। और उसका मैग्नेटिक फील्ड में कितने में रखा है 2 टेस्ला। द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज, तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का एंगल पूछा है, ठीक है।
तो हम सबको पता है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर क्या फॉर्मूला होता है, बिल साइन थीटा, बराबर, ठीक है। फोर्स कितना लग रहा है 15, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 2, करंट है 10, लेंथ कितना है कंडक्टर का 1.5 इंटू साइन थीटा, सही है। 1.5 इंटू 10 कितना हो गया 15, बराबर ना, 1.5 इंटू 10 15 हो गया, तो ये 15 से 15 कैंसिल, तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1/2, बराबर ना, 2 मल्टीप्लीकेशन है, साइड चेंज किया तो डिवीजन, साइन थीटा 1/2, तो थीटा कितना आएगा फिर 30 डिग्री, सही है। तो कितना एंगल बना रहे हैं 30 डिग्री। ओके, नेक्स्ट कर लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। और फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, 100 टन्स कॉइल शोन इन द फिगर कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पेयर, ठीक है। इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है 2 एम्पेयर का फ्लो कर रहे हैं इन अ मैग्नेटिक फील्ड में रखा है कितना 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। जो टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल पूछा है, कितना टॉर्क लग रहा है पूछा है, ठीक है। आपको पता है कि जब हम लोग किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उस करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, बराबर, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बिना साइन थीटा, बराबर है, जहाँ पे थीटा किसके बीच का एंगल होता है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का, बराबर, ठीक है। जरा देख लेते हैं फिर इसको। तो हमको क्या क्या दिया है, तो हमको नंबर ऑफ टन्स दिए हैं, कितने दिए नंबर ऑफ टन्स, तो 100 टन्स दिए, सही है। अब एरिया यहाँ से मिलेगा, लेंथ ब्रेथ करोगे, बराबर, तो एरिया कितना हो गया इसका लेंथ इंटू ब्रेथ, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बट सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट नहीं है, तो आप सबको पता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, तो फिर एरिया कितना आएगा 80 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एरिया हमको मिल गया, बराबर। करंट आपको दिया है, कितना दिया है करंट, तो करंट की वैल्यू हमको दी है 2 एम्पेयर, सही है। तो ढूंढना क्या हमको, हाँ मैग्नेटिक फील्ड भी आपको दिया है, कितना दिया मैग्नेटिक फील्ड 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, सही है, ठीक है। तो टॉर्क ढूंढना हमको, बराबर। अब यहाँ पे देखो थीटा की कमी, तो थीटा सिंपल है, देखो अब थीटा साइन थीटा किसके बीच का एंगल होता है, तो साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर, बराबर, और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये नॉर्थ पोल, ये क्या है साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा नॉर्थ टू साउथ, सही है। इसका एरिया वेक्टर कैसा आएगा, इसका एरिया वेक्टर करंट ऐसे फ्लो कर रहे हैं एरिया, बराबर, तो बाहर की तरफ आएगा, तो एरिया वेक्टर और उसके बीच का एंगल कितना है 90, तो थीटा कितना हो गया यहाँ पे 90, सही है। तो जरा बताओ फिर टॉर्क का फॉर्मूला क्या यूज करोगे, बिना वैल्यूज पुट करो जरा, टॉर्क इज इक्वल टू बी कितना है, तो 0.2 इंटू करंट कितना है 2, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 100, और एरिया कितना है 800 इंटू 10⁻⁻4, सही है। तो 1 0 2 0 3 4, तो 4 0 यहाँ से -4 कैंसिल, बराबर, तो 0.2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 8, बराबर, तो 8 4 कितना होता है 36, तो कितना आंसर आएगा फिर, नहीं सॉरी 8 4 कितना होता है 32, बराबर। कुछ कैलकुलेशन से क्या, अच्छा सॉरी यहाँ पे 800 नहीं था, यहाँ पे 80 था, बराबर, 800 नहीं था, ठीक है। तो ये थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है 80, बराबर है, ठीक है। तो कितने जीरो कट होंगे फिर 3 ना, तो ये -4 कट होके -1 बचेगा, बराबर ना, 1 2 3, तो +3 -4 -1, सही है। तो यहाँ पे 10 टू द पावर क्या आना चाहिए -4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.04 इंटू 8, बराबर, तो 8 4 कितना हो गया 32, तो ये कितना आएगा फिर 0.32 न्यूटन मीटर। तो टॉर्क कितना लग रहा है 0.32 न्यूटन मीटर, तो 0.32 के 2 ऑप्शन है ना, ठीक है। तो आपको क्या ढूंढना है, डायरेक्शन भी ढूंढना पड़ेगा, टू रोटेट दिस साइड एडी आउट ऑफ पेज, बराबर। तो एडी पे फोर्स किधर लग रहा है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। एडी सब में एडी ऑप्शन है ना, तो एडी पे फोर्स किधर लगेगा, सिंपल है। आप क्या कर सकते हो यहाँ पे राइट हैंड पाम रूल का यूज कर सकते हो, थंब को किसके डायरेक्शन में रखोगे करंट के, ठीक है, और फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड के, तो आपका जो पाम है वो किसका डायरेक्शन देगा फोर्स का, बराबर। तो यहाँ पे देखो एडी पे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, बराबर है, करंट ए से डी, मैग्नेटिक फील्ड किधर है ऐसे, करंट ए से डी, हाँ ठीक है, ऐसे कर लेता हूँ, हाँ करंट फ्रॉम ए टू डी, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, पाम किधर आ रहा है बाहर, तो एडी पे फोर्स किधर लग रहा है बाहर की तरफ, तो एडी आउट ऑफ पेज, तो कौन सा ऑप्शन सही है ए, बराबर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है,
अ चार्ज पार्टिकल विथ स्पेसिफिक चार्ज पर यूनिट मास, तो क्यू बाई एम की वैल्यू दी है, चार्ज पर यूनिट मास कितना दिया है ये एस, मूव्स अनडिफ्लेक्टेड थ्रू अ रीजन ऑफ स्पेस कंटेनिंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच ऑफ देन द पार्टिकल विल मूव इन अ पर्टिकुलर पाथ ऑफ रेडियस। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड को बंद कर दोगे तो जो पार्टिकल का पाथ है वो इसका जो सर्कल बनाएगा उसका रेडियस कितना होगा, सिंपल भाषा में पूछा है। ठीक है, तो हमको पता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैसा होता है, परपेंडिकुलर, तो मैं बोल सकता हूँ कि उस टाइम पे, और इसमें ये भी दिया चार्ज पार्टिकल इज मूव्स अनडिफ्लेक्टेड, तो अनडिफ्लेक्टेड मूव कर रहे हैं मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है वो इक्वल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स का फॉर्मूला क्या है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी बी, बराबर, क्यू से क्यू क्या हो गया, कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वैल्यू क्या आई, बी वी। ठीक है, अब हमको क्या बोला है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को बंद कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बंद कर दिया तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपको फॉर्मूला याद होगा, एम वी इज इक्वल टू क्यू बी आर होता है, बराबर। ठीक है, तो यहाँ से v की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, तो v की वैल्यू क्या होगी, क्यू बी आर बाई एम, तो जहाँ पे q बाई एम को मैं क्या लिख सकता हूँ, s गिवन है, तो ये एस बी आर हो गया, सही है। तो यहाँ से v मिला, यहाँ से भी v मिला, तो इक्वेशन 1 और 2 को आप इक्वेट कर लो, बराबर। तो e बाई बी इज इक्वल टू क्या आएगा, एस बी आर, तो r का फॉर्मूला क्या आएगा, e अपॉन बी स्क्वायर इंटू एस, सही है। तो e अपॉन बी स्क्वायर इंटू एस, तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी। क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। अ लार्ज मेटल शीट कैरीज एन इलेक्ट्रिक करंट अलॉन्ग इट सरफेस, करंट पर यूनिट लेंथ दिया है। ठीक है, कितना दिया है, लैम्बडा, तो लैम्बडा इसकी हो गई करंट डेंसिटी, बोल सकते हो आप करंट पर यूनिट लेंथ, तो ये कितना दिया आपको, लैम्बडा, सही है। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन नियर द मेटल शीट इज, तो मेटल शीट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो आपको पूछा है, बराबर। तो यहाँ पे मैं एम्पियर्स लॉ का यूज कर सकता हूँ। एम्पियर्स लॉ क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट करंट एनक्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे जरा ध्यान देते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एम्पियर लूप लिया, ठीक है। अगर आप देखोगे तो डॉट मतलब करंट किधर आ रहा है, बाहर, करंट बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा, सही है। ठीक है, इसको चाहिए तो आप कुछ नाम दे दो, ए बी सी डी, ठीक है। और इसका जो लेंथ है, इस रेक्टेंगल का जो लेंथ है, इसको मैं एल ले लेता हूँ, सही है। तो मुझे बताओ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बोला है, बराबर है। तो पहले आप क्या करोगे, डी एल में एक बार ए बी को लोगे, फिर बी सी को, फिर सी डी को, फिर डी ए को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, पहले कहाँ से, ए से बी, प्लस फिर इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, फिर कहाँ से कहाँ, बी से सी, प्लस फिर इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, बराबर, फिर कहाँ से कहाँ आएगा, सी से डी, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, और ये कहाँ से कहाँ आएगा, डी से ए, ठीक है। इज इक्वल टू कितना आएगा, म्यू नॉट करंट एनक्लोज। करंट एनक्लोज मतलब इस एम्पियर लूप ने कितना करंट एनक्लोज किया, सिंपल सी बात है, इसका जो चार्ज पर यूनिट, सॉरी करंट पर यूनिट लेंथ है वो लैम्बडा है, बराबर। मुझे करंट कितने लेंथ के चाहिए, एल, तो जो करंट एनक्लोज होगा वो कितना हो जाएगा, लैम्बडा एल, सही है ना। ये समझा मैंने क्या बोला, जो इसकी करंट डेंसिटी है मतलब करंट पर यूनिट लेंथ है वो कितना है, लैम्बडा। तो लैम्बडा जो है करंट जो है, लैम्बडा क्या है, लैम्बडा इज करंट पर यूनिट लेंथ। तो यूनिट लेंथ के लिए करंट आई है, बट मुझे यूनिट लेंथ के लिए करंट आई लैम्बडा है, बट मेरा लेंथ कितना है, एल, तो एल के लिए कितना करंट होगा, लैम्बडा इंटू एल, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं ए से बी के लिए। तो ए से बी के लिए देखो, डॉट हटेगा तो क्या लगेगा, कॉस, तो ये हो जाएगा बी डी एल कॉस थीटा, बराबर, प्लस सब में क्या आ जाएगा, बी डी एल कॉस थीटा, ठीक है। थीटा किसके बीच का एंगल होगा, थीटा एंगल होगा बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और डी एल, सही है। तो बी डी एल कॉस थीटा, यहाँ पे भी क्या आएगा, बी डी एल कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे भी क्या आएगा, बी डी एल कॉस थीटा, इज इक्वल टू, हाँ सॉरी, म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू लैम्बडा एल, सही है। अगर आप देखोगे तो जब मैं ए से बी को देखते, फिर बी से सी, फिर सी से डी, फिर डी से ए, ठीक है। तो अगर आप पहले बी ए से बी को देखो, तो ए से बी में जो है लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड कैसे एक दूसरे को परपेंडिकुलर,
तो cos 90 कितना हो जाएगा 0, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से कितना आएगा 0, प्लस अगर आप डी से सी को भी देखोगे तो डी से सी का जो लेंथ है बराबर, वो मैग्नेटिक फील्ड को कैसा है परपेंडिकुलर, तो ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इसकी वजह से भी कितना आएगा 0 बराबर। बट अगर आप ए सी और बी सी को देखते हो तो ए डी और बी सी को अगर आप देखते हो तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और जो लेंथ है उन दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है 0, दोनों पैरेलल है ना एक दूसरे को, तो एंगल कितना बन रहा है 0, तो वहाँ पे cos 0 आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा cos 0, ठीक है। तो कितना हो जाएगा फिर ये इंटीग्रेशन ऑफ बी से सी, हाँ ठीक है, बी से सी का लेंथ कितना है L, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट तो लात मार के बाहर, तो ये b इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या आ जाएगा bl cos 0 कितना होता है 1 बराबर, और इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या हो जाएगा l प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ b कांस्टेंट लात मार के बाहर, तो इंटीग्रेशन ऑफ dl वापस cos 0, सही है, cos 0 कितना हो गया 1, cos 0 कितना हो गया 1, इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या हो गया l, ठीक है, तो l तो ये हो जाएगा bl प्लस क्या हो जाएगा bl इज इक्वल टू कितना है म्यू नॉट लैम्बडा l, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो bl प्लस bl कितना हो जाएगा 2bl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट लैम्बडा l, तो l से l भी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा फिर म्यू नॉट लैम्बडा बाई 2, तो म्यू नॉट लैम्बडा बाई 2, तो म्यू नॉट लैम्बडा बाई 2, तो कौन सा ऑप्शन सही है बी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख लेते जरा, इसमें क्या बोला है, व्हेन अ प्रोटॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन अ रूम इट स्टार्ट्स विद इनिशियल एक्सेलरेशन a नॉट टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, प्रोटॉन को कहाँ से रिलीज किया रेस्ट से, इट स्टार्ट्स विद इनिशियल एक्सेलरेशन टूवर्ड्स वेस्ट, व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ विद अ स्पीड ऑफ v नॉट इट मूव्स विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन 3a नॉट टूवर्ड्स वेस्ट, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द रूम्स आर, ठीक है। तो यहाँ से व्हेन अ प्रोटॉन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, तो अगर मैं रेस्ट से उसको रिलीज कर रहा हूँ, तो रेस्ट से रिलीज कर रहा हूँ तो जो चार्ज है प्रोटॉन है वो उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन कैसा होता है सेम, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड जो था, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्शन बना लूँ तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये क्या है साउथ, ठीक है, तो इनिशियली चार्ज किधर एक्सेलरेट किया वेस्ट की तरफ, तो सिंपल सी बात है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ पे होने वाला है वेस्ट की तरफ, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेस्ट की तरफ होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेस्ट की तरफ कौन कौन सा ऑप्शन में, सी में है डी में बराबर, तो दोनों में से एक ऑप्शन सही है, और एक्सेलरेशन कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से a नॉट, ठीक है। फिर आपको क्या बोला है व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, अब इसको नॉर्थ की तरफ प्रोजेक्ट किया बट रेस्ट में नहीं प्रोजेक्ट किया, विद वेलोसिटी कितना v नॉट, तो जब इसको नॉर्थ की तरफ प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी v नॉट, ठीक है, तो इट मूव्स विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन 3a नॉट टुवर्ड्स वेस्ट, तो अभी भी इस पर जो नेट एक्सेलरेशन है वो कितना लग रहा है 3a नॉट, बट अभी जो एक्सेलरेशन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से होगा ना बराबर है, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए अभी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेशन चाहिए, तो दोनों की वजह से एक्सेलरेशन कितना था 3 टाइम्स ऑफ a नॉट, ठीक है, बट अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेशन चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेशन कितना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, वो होगा 3a नॉट माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना था a नॉट, तो कितना आंसर आएगा फिर 2a नॉट, सही है, ठीक है। एक्चुअली में इसको हम लोग डायरेक्शन से भी कर सकते हैं वैसे तो, हाँ, जब हम लोगों ने वेलोसिटी किधर दी थी नॉर्थ की तरफ, तो वेलोसिटी नॉर्थ की तरफ दी थी, सही है, फिर ये गया किधर वेस्ट की तरफ बराबर, तो मुझे क्या फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आएगा अंदर की तरफ आएगा, सही है, जरा देख लो इसको, प्रोटॉन किधर गया नॉर्थ की तरफ, तो प्रोटॉन इधर जा रहा है, उस डायरेक्शन में करंट होता है थंब ऊपर बराबर है, और फोर्स किधर लगा वेस्ट की तरफ, तो पाम इधर, तो फोर्स के डायरेक्शन में पाम, तो ये फिंगर्स किधर आ रहे हैं अंदर की तरफ ना, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है अंदर की तरफ, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेस्ट की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड डाउन, बाहर आया तो अप अंदर गया तो डाउन, तो कौन सा ऑप्शन सही है सी, ठीक है। आप चाहिए तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, सही है, फोर्स कितना लगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास m है, एक्सेलरेशन कितना है a नॉट, और चार्ज कितना है प्रोटॉन के ऊपर e, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया m a नॉट बाई e बराबर है, ठीक है। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग देख लेते हैं,
तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फॉर्मूला क्या होगा, एम बी इज इक्वल टू क्या आता है, सॉरी एम वी आर इज इक्वल टू क्या आता है, क्यू बी, बराबर। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, एम वी आर बाई क्यू, सही है। बट हमको वेलोसिटी नहीं दिया, क्या दिया है, एसिलरेशन, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एसिलेशन के फॉर्म में इसको लिख लेते हैं, एक मिनट, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है, हाँ यहाँ पे ज़रा ध्यान दे दो, ठीक है। साइक्लोट्रॉन का फॉर्मूला क्या था, एम वी इज इक्वल टू क्यू बी आर, बराबर है, ठीक है। मुझे एसिलेशन चाहिए, मुझे पता है एसिलेशन मैग्नेटिक फील्ड को घुमाएगा ना, तो वी स्क्वायर बाय आर होता है सेंटीमीटर एसिलेशन, बराबर है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई बाय वी कर लेते हैं, डिवाइड बाय वी, तो ये क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन वी ना, और ये आर को नीचे भेज दिया, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ गया, क्यू वी, सही है। और वी स्क्वायर बाय आर क्या हो गया आपका, एसिलरेशन, तो एसिलरेशन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू वी डिवीजन में साइड चेंज किया तो क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन, तो क्यू वी वी, सही है। मुझे क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एम इंटू एसिलरेशन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड अपॉन चार्ज इंटू वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी कितना दिया उसका, वी नॉट, सॉरी, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, एम एसिलरेशन कितना दिया है, कितना मिला है, सॉरी हमको मैग्नेटिक फील्ड की वजह से 2 टाइम्स ऑफ ए नॉट, सही है। चार्ज कितना है, चार्ज प्रोटॉन पे चार्ज है ई, बराबर, और वेलोसिटी कितनी है उसकी, वी नॉट। तो आंसर क्या है फिर 2 एम ए नॉट अपॉन वी नॉट, तो 2 एम ए नॉट अपॉन ई वी नॉट, बराबर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, हाँ 2 एम ए नॉट अपॉन ई वी नॉट, डाउन डायरेक्शन भी डाउन की तरफ है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी सही है, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं अभी। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर साइड पूछा है, ठीक है। वापस मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वही फाइनाइट वाला जो पहले वाला केस किया था वैसे ही कुछ करना है इसको, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट कितना होता है बताओ जरा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको जूम करके यहाँ पे फिलहाल हम लोग कर लेते हैं, करंट विरेंट निकाल लेते हैं। जरा यहाँ पे ध्यान दो, आर आर बराबर, यहाँ से करंट आया आई, इसमें करंट कितना गया I1, तो इसमें भी कितना जाएगा I1, इसमें करंट कितना गया I2, तो इसमें भी कितना जाएगा I2, सही है। करंट को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो मुझे बताओ ये दोनों कैसे सीरीज में, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, R प्लस आर कितना हो गया 2R, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ, मैं इसको R1 लिख देता, तो R1 की वैल्यू कितनी हो गई 2R। ये दोनों भी कैसे सीरीज में, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, इसको मैं R2 लिख रहा हूँ, 2R प्लस 2R कितना हो गया 4R, सही है। अब मेरे को पता है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट बराबर, मतलब ये कंडक्टर और ये कंडक्टर दोनों सेम पॉइंट के बीच में, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, तो करंट और रेजिस्टेंस कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वापस मुझे इसमें से और इसमें से क्या निकालना है, करंट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो 1 के सामने क्या आएगा 2 और 2 के सामने क्या आएगा 1, ठीक है। R2 की वैल्यू कितनी है 4R, R1 की वैल्यू कितनी है 2R, तो R से R क्या हो गया कैंसिल, 2 1 सा 2 2 सा 4, तो 2 आया। तो I1 कितना है, I1 है ट्वाइस ऑफ I2, सही है। यहाँ से हमको दिख रहा है कि I जो है वो किसके इक्वल है, I1 प्लस I2 के, बराबर। I ही डिवाइड हो रहा है ना उसमें, तो I इज इक्वल टू क्या हो गया I1 प्लस I2, सही है। तो I इज इक्वल टू I1 कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ I2 प्लस I2 प्लस 2I2 कितना हो गया 3I2, तो I2 की वैल्यू कितनी आई वापस I/3, सही है। तो इसमें से करंट कितना जा रहा है, I2 कितना आया I/3, सही है। इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो I1 कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ I2 कितना है I/3, तो कितना हो गया फिर ये 2 टाइम्स I/3, ठीक है। तो I1 की वैल्यू कितनी है 2 टाइम्स I/3, सही है। तो I मिल चुका है मुझे दोनों के लिए, इसके लिए और इसके लिए भी, ठीक है। अब φ1 φ2 चाहिए, सिंपल सी बात है, मुझे सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ मैं, ठीक है। मुझे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे चाहिए, सेंटर पे, तो मैं क्या करूँगा, ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये लाइन, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, याद है ना A' क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, बराबर। अगर पूरे का साइड मैं A ले लेता हूँ,
तो आधे का साइड कितना होगा, पूरा साइड अगर a है स्क्वायर का तो हाफ साइड कितना होगा a/2, सही है ना। ठीक है, यहाँ से यहाँ मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 90, ये बाइसेक्ट करेगा, ये पूरा कितना है 90, स्क्वायर का साइड कितना होता है, सॉरी स्क्वायर का एंगल कितना होता है 90, तो ये कितना हो गया 45, बराबर। तो ये एंगल आपका कितना हो गया 45, ठीक है। और मुझे ये साइड में इंटरेस्ट है, इसको एक काम करता हूँ ओडी नाम देता हूँ वापस, ठीक है। तो बोलो जरा tan थीटा, tan 45 इज अपोजिट, अपोजिट कितना है ओडी अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट ये साइड हो गया ना, ये 90 तो ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये क्या हो गया एडजेसेंट, तो a/2, सही है। तो OD की वैल्यू कितनी आएगी, tan 45 कितना होता है 1, तो 1 इंटू a/2, आंसर कितना है a/2, मतलब जो a' है वो सबके लिए कितना है a/2, है कि नहीं। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ से यहाँ से सबका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा a/2, ठीक है। तो a' मिल गया है, I मिल गया है, phi 1 phi 2 ढूंढना है। phi 1 phi 2 क्या होता है, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो वहाँ से कंडक्टर के एंड तक जो लाइन है, तो लाइन जो एंगल बनाते हैं वो phi 1 phi 2 होता है, बराबर। परपेंडिकुलर से इस एंड का एंगल, परपेंडिकुलर से इस एंड का एंगल, ठीक है। 45 90, तो ये एंगल भी कितना होगा 45, और ये एंगल भी कितना होगा 45, तो phi 1 phi 2 की वैल्यू भी कितनी है सबके लिए 45, तो phi 1 इज इक्वल टू phi 2 इज इक्वल टू 45, सही है, ठीक है। तो हमारा आधे से ज़्यादा काम तो हो गया। अब एक काम करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। थंब को किधर रखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर को कर्ल करो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ठीक है। वापस थंब को किधर रखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, बराबर। अब मैं यहाँ पे पहुँचूँ तो इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, हाँ। थंब को किधर रखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा अंदर, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया अंदर, तो ये दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ठीक है। थंब को किधर रखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी वजह से किधर आएगा, सॉरी थंब को किधर रखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा बाहर। वापस यहाँ पे भी थंब को किधर रखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा बाहर, मतलब इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर है और इन दोनों की वजह से अंदर है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा इन दोनों का एडिशन होगा और इन दोनों का भी एडिशन होगा, बट ये और ये क्या होंगे सबट्रैक्ट, ठीक है। जरा इसको देख लेते हैं फिर, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इसमें और इसमें करंट सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, एंगल भी सेम है, तो मैं इसको ट्वाइस लिख सकता हूँ ना, और इसको भी क्या लिख सकता हूँ ट्वाइस, बराबर। फिर इसको और इसका क्या करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ज़रा सा मैं इस चीज़ को मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ, ठीक है, चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा, इसको नीचे मैं एक्सटेंड कर लूँगा। चलो देख लो ज़रा। तो सबसे पहले ना इसको नाम देते A B C और D, ठीक है। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं ABC के लिए, ठीक है। तो हमको ये पता है ABC के लिए मतलब AB का मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और BC का सेम है, तो सीधा ट्वाइस कर देता हूँ उसको, ठीक है। तो ट्वाइस क्या आएगा म्यू नॉट, करंट कितना फ्लो कर रहा है ABC में, कितना करंट फ्लो कर रहा है 2I/3, तो ये हो गया 2I/3, सही है। 4 पाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना मिला था a/2, ठीक है, इनटू साइन phi 1 कितना है 45 प्लस phi 2 भी कितना है 45, सही है। 2 किधर जाएगा ऊपर, आपको चाहिए तो यहाँ पे ही कैंसिल कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये 2 से ये 2 भी क्या हो गया कैंसिल, तो ये 2 टाइम्स ऑफ कितना आएगा म्यू नॉट I अपॉन 3 पाई A, सही है। साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 प्लस 1/√2 कितना आएगा 2/√2, तो मल्टीप्लाई बाय 2/√2, ठीक है। तो इसका जो अल्टीमेट आंसर है वो कितना आ रहा है 2 2 ज़ा कितना हो गया 4, तो 4 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट I अपॉन 3√2 इंटू पाई A, तो ये आपको मिला मैग्नेटिक फील्ड ABC की वजह से, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 1। अब दूसरा निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड ADC की वजह से, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ADC की वजह से वापस ट्वाइस होगा ना, क्योंकि इसमें करंट phi 1 phi 2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस सब कुछ सेम है, तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होगा सेम, ठीक है। तो ट्वाइस म्यू नॉट, करंट कितना जा रहा है इसमें I/3, तो I/3, सही है। 4 पाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है a/2, ठीक है। वही साइन 45 प्लस ये इसमें आने वाला है साइन phi 1 प्लस साइन phi 2, और आपको पता है साइन phi 1 साइन phi 2, phi 1 phi 2 कैसा है सेम, तो साइन 45 प्लस साइन 45 कितना हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 कितना हो जाएगा 2/√2, ठीक है। तो 4 पाई, सॉरी 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल,
तो यहाँ पे चाहिए तो आप लिख सकते हो 2 पाई a इंटू 3 साइन 45 प्लस साइन 45 कितना आएगा साइन 45 प्लस साइन 45 1/√2 प्लस 1/√2 कितना आएगा फिर ये 2/√2। सही है। और ये 2 से ये 2 भी क्या हो गया कैंसिल, तो ये कितना है फिर 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 3√2 पाई ए। ठीक है, तो ये आपको मैग्नेटिक फील्ड मिला एडी की वजह से। सही है। अब हमको पता है कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है और इसकी वजह से मिल रहा है, दोनों का डायरेक्शन कैसा है अपोजिट, तो सिंपली इसको क्या करोगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, बड़ा कौन सा है मैग्नेटिक फील्ड एबीसी की वजह से, तो 1 - 2 कर लेते हैं, इसको 2 इक्वेशन नाम देता हूँ। ठीक है, तो 1 - 2 तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एबीसी माइनस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एडीसी। सही है, तो मैग्नेटिक फील्ड एबीसी की वजह से कितना है 4 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन कितना है 3√2 पाई ए माइनस 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन कितना है 3√2 पाई ए। दोनों का डिनोमीटर कैसा है सेम, डिनोमीटर सेम। ठीक है, तो ये सीधा माइनस हो सकते हैं ना, म्यू नॉट आई 4 - 2 कितना हो गया 2, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 3√2 पाई ए। ठीक है, √2 से एक √2 गया तो √2 बचा, तो क्या आंसर आएगा फिर √2 म्यू नॉट आई अपॉन 3 पाई ए। ठीक है, तो √2 म्यू नॉट आई अपॉन 3 पाई, कौन सा ऑप्शन सही है फिर बी। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं अभी। 10 में क्या बोला है, अ पार्टिकल ऑफ स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज, तो चार्ज पर यूनिट मास का रेशियो दिया है और कितना दिया है वो पाई कूलम पर केजी। ठीक है, इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ -2 k कैप टी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया आपको -2 k कैप टी। द वेलोसिटी v ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम, हाँ कितने टाइम बाद वेलोसिटी निकालना है 1/6 सेकेंड्स बाद। ठीक है, तो वेलोसिटी निकालना है। अब क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी किधर दी है उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो अगर ये आपका एक्स एक्सिस है, ये क्या आपका वाई एक्सिस। ठीक है, और जेड एक्सिस किधर आएगा अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जेड एक्सिस नेगेटिव जेड एक्सिस किधर आएगा अंदर इनटू द प्लेन माइनस के कैप ना। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ मतलब क्रॉस, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। ठीक है, और चार्ज को वेलोसिटी कैसे दी है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो वेलोसिटी जो दी है वो एक्स एक्सिस के अलोंग दी है। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर कोई चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, बराबर पॉजिटिव चार्ज कुछ बोला है क्या, प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस विद। ठीक है, तो हम लोग ऐसे कंसीडर कर लेते हैं कि चार्ज जो है पॉजिटिव है। ठीक है, तो चार्ज को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ और चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड कैसे एक दूसरे को परपेंडिकुलर, तो चार्ज के तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा चार्ज पे क्या लगाएगा फोर्स, और वो फोर्स की वजह से वो क्या करेगा घूमेगा। बराबर, तो ऐसे कुछ होगा चार्ज कुछ टाइम बाद। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो देखो राइट हैंड पाम रूल यूज कर सकते हो, थंब को रख सकते हो इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज, तो चार्ज इधर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड फिंगर्स को रख सकते हो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। पाम किसका डायरेक्शन बताएगा फोर्स, तो फोर्स किधर लगेगा यहाँ पे ऊपर की तरफ, तो मतलब इसका सेंटर जो है सर्कुलर मोशन करेगा ना, तो इसका सेंटर किधर आना चाहिए ऊपर की तरफ, तो अल्टीमेटली ऊपर की तरफ जाएगा। सही है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ढूंढना है कि अगर आप देखोगे तो ये आगे जाएगा तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, मतलब टाइम कितना टाइम बाद 1/6 सेकेंड बाद। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि 1/6 सेकेंड बाद ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, तो वो मैं ढूंढ लेता हूँ पहले। ठीक है, तो मुझे पता है कि थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा टी। सही है, और आप सबको पता है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है 2πm/qb। बट मुझे इसकी एंगुलर वेलोसिटी चाहिए ना, तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम पीरियड क्या होता है 2π/ω, तो 2πm/qb। सही है, 2π से 2π क्या हो गया कैंसिल, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आई qb/m, तो ओमेगा कितना हो गया qb/m। सही है, कितने टाइम बाद चाहिए मुझे एंगल 1/6 सेकेंड। 1/6 सेकेंड बाद वेलोसिटी चाहिए ना, तो एंगल भी कितने टाइम बाद चाहिए 1/6 सेकेंड। ठीक है, चार्ज कितना दिया है q/m। अच्छा, q/m की वैल्यू दी है इन लोग ने, q/m को क्या लेना आपको पाई, तो q/m के बदले क्या लिखा पाई, तो ये हो जाएगा पाई b/6, तो ये मिल गया मुझे एंगल। अच्छा सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है उन लोग ने, कितना दिया मैग्नेटिक फील्ड, उसका मैग्नीट्यूड लिख लेता हूँ पाई × 2, बराबर मैग्नेटिक फील्ड का मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। ठीक है,
वेक्टर फॉर्म में था तो इसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ 2t, 2 टेस्ला, सही है ना। तो पाई इंटू 2/6, तो 2 1 2 3 6, तो कितना एंगल बन रहा है फिर π/3, तो π/3 मतलब कितना हो गया 60 डिग्री, सही है। तो इसकी जो वेलोसिटी है आफ्टर t इक्वल टू 1 सेकेंड के बाद, ठीक है, इसको मैं v डैश लिख लेता हूँ। तो v डैश का एंगल कितना है हॉरिजॉन्टल से 60, सही है। हमको पता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको घुमाएगा बट उसकी वेलोसिटी चेंज करेगा क्या, नहीं, सही है ना। तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 10 ही रहेगी, सही है। तो 10 का जिसका थीटा उसके बाद क्या होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 10 cos 60 और ये हो जाएगा 10 sin 60, ठीक है, अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस और ये अलॉन्ग दी वाई एक्सिस। तो 10 cos 60, तो cos 60 कितना होता है हाफ, तो आंसर कितना आएगा 5। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो इसकी जो वेलोसिटी होगी अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो कितनी होगी 5 i कैप, और वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस 10 इंटू साइन 60 कितना होता है √3/2, तो कितना आंसर है 5√3। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो वेलोसिटी क्या आ रही है 5√3 j कैप, सही है। तो शायद हम लोग को i और j कैप के फॉर्म में चाहिए, तो मुझे बताओ फिर रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आ रही है फिर इसकी 5i कैप प्लस 5√3 j कैप, सही है। तो 5i कैप प्लस 5√3 j कैप, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, बराबर ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, ठीक है। द पोजीशन ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वायर B वेयर द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज 0, ठीक है। तो मुझे एक पॉइंट P पे A और B के से नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 चाहिए, ठीक है। तो सपोज पॉइंट P का डिस्टेंस B से x है और A से इसका डिस्टेंस जो होगा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है 6, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 6 - x, ठीक है। ड्यू टू द फॉलोइंग करंट डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले यहाँ पे जो पॉइंट P होगा, सही है, वो कहाँ पे होगा, वो दो कंडक्टर के बीच में होगा कि आउटसाइड होगा, तो वो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले करंट यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो पॉइंट P पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आएगा, बराबर है। पॉइंट B पे थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ आएगा, कल फिंगर्स करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे माइनस होगा, तो माइनस होगा तो बट ऑब्वियस से 0 हो सकता है, ठीक है। बट अगर आप इस पॉइंट को देखोगे आउटसाइड, तो थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर को कर्ल करो, तो कर्ल किया तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नीचे आएगा, और इसके वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड देखो, अगर इस साइड को देखोगे ना आप इसका, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का ऐड होंगे, तो सेपरेट तो नहीं होंगे। और अगर आप इस पॉइंट, इस आउटसाइड पॉइंट पे देखोगे, तो पॉइंट ए से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऊपर जाएगा और पॉइंट बी की वजह से भी किधर जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे भी दोनों ऐड होंगे, तो सेपरेट तो नहीं होंगे। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड 0 जो होगा वो दोनों पॉइंट्स के बीच में होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डिस्टेंस कितना मिलेगा फिर। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है कंडक्टर की वजह से कितना आएगा, यहाँ पे कंडक्टर बाहर की तरफ आ रहा है, तो μ0I/2πr, ठीक है। r मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट P से लेके A तक का। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू A देख लेते हैं, तो μ0 करंट कितना फ्लो कर रहा है 12.5 इंटू 2π, डिस्टेंस कितना है 6 - x, ठीक है। इसको नाम दिया इक्वेशन 1। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू B, μ0 करंट कितना फ्लो कर रहा है 2.5/2π, डिस्टेंस कितना है x, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 नाम दिया। मेरे को बोला कि मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए सेम, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है ना यहाँ पे पॉइंट P पे, ठीक है। तो बी ए का मैग्नेटिक फील्ड कितना μ0 इंटू 12.5/2π 6 - x, और बी बी कितना है μ0 2.5/2πx, सही है। 2π से 2π क्या हो गया कैंसिल, μ0 से μ0 क्या हो गया कैंसिल, 2.5 1 जा 2.5 5 जा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/6 - x इज इक्वल टू 1/x, x को 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 6 - x, है कि नहीं। -x साइड चेंज किया तो क्या हो जाएगा +x, तो 6x इज इक्वल टू 6, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो B से पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर, तो A से कितना होगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर बोला तो है ऑप्शन में, बट आउटसाइड बोला, तो आउटसाइड तो नहीं है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन सही है सी, ओके। अ मैग्नेटिक नीडल, A magnetic needle kept in a uniform magnetic field experiences, ठीक है। मैग्नेटिक नीडल को यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो बट ऑब्वियसली उसमें फोर्स भी लगेगा और टॉर्क भी लगेगा, सही है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है ए।
क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, अ बार मैग्नेट हैज कोएर्सिविटी। अच्छा, कोएर्सिविटी दिया है मतलब सीधा आपको एच दिया है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो 4 × 10⁻³ एम्पियर पर मीटर। इट इज़ डिजायर टू डीमैग्नेटाइज बाय इंसर्टिंग इट इनसाइड अ सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड का लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर, और सोलेनॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 60, ठीक है। तो करंट दैट शुड बी सेंड थ्रू द सोलेनॉइड। तो मुझे पता है, आपको पता है एच का फॉर्मूला क्या होता है NI, तो I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा H/N, सही है। तो सबसे पहले स्मॉल n देख लेते हैं। स्मॉल n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो 60/12, ठीक है। 12 × 1 = 12, 5 तो कितना आ रहा है फिर ये 5 टर्न्स पर सेंटीमीटर, सही है ना। अच्छा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 5/सेंटी मतलब 10⁻² ना, तो -2 मीटर। -2 ऊपर गया तो क्या हो जाएगा +2, तो 500, -2 ऊपर गया तो 10⁻² ना, तो 10⁻² मतलब 2 0, तो 500 टन्स पर मीटर, सही है, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितनी आएगी फिर, एच कितना दिया 4 × 10⁻³ और स्मॉल n कितना है 500। ये 0 कैंसिल, 1 0 बचा, ठीक है। कितना हो गया फिर ये 40/5, 5 8 = 40, बराबर ना। तो कितना करंट आ रहा है फिर 8 एम्पियर, ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 में क्या बोला है, इफ अ मैग्नेट ऑफ पोल स्ट्रेंथ M इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ठीक है। तो आपको पोल स्ट्रेंथ दिया है, और हम लोग नॉर्मली पोल स्ट्रेंथ को QM से डिनोट करते थे, QM मतलब पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, बट फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे M दिया है, इनटू 4 पार्ट सच दैट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ईच पार्ट इज हाफ दैट ऑफ द इनिशियल वन, देन द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द ईच पार्ट विल बी, ठीक है। तो आपके पास एक मैग्नेट था, तो इस मैग्नेट को आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड करे, और चारों पार्ट्स कैसे इक्वल है, ठीक है, लेंथ में भी इक्वल है और विड्थ में भी इक्वल है, बराबर, ठीक है। तो अगर इसका विड्थ W है तो इसका विड्थ कितना होगा W/2, सही है। तो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ जो है ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, मतलब विड्थ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जैसे विड्थ आधा तो पोल स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा आधा, तो इसका जो आंसर है वो क्या है B है। क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयन बिकॉज ऑफ सॉफ्ट आयन हैज, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का कौन सा मैग्नेट होता है, जो हम लोग इजीली मैग्नेटाइज कर दे और जब चाहे तब डीमैग्नेटाइज कर ले, ठीक है। तो इसकी रिटेंटिविटी कैसी होनी चाहिए लो, और कोएर्सिविटी भी कैसी होनी चाहिए लो। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी, बराबर। तो क्वेश्चन 16 में क्या बोला है, 2 आइडेंटिकल थिन बार मैग्नेट्स ईच ऑफ लेंथ कितना है L और पोल स्ट्रेंथ कितना है M आर प्लेस एट राइट एंगल्स टू ईच अदर विद नॉर्थ पोल ऑफ वन टचिंग साउथ पोल ऑफ द अदर। तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द सिस्टम बोला है, ठीक है। आइडेंटिकल थिन मैग्नेट्स ईच ऑफ लेंथ, दोनों का लेंथ कैसा है सेम, तो और पोल स्ट्रेंथ कितना है M, ठीक है। हम सबको पता है मैग्नेट डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है। तो पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे दिया हमको स्मॉल m और मैग्नेटिक लेंथ दिया है L, तो ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो बार मैग्नेट है ऐसे प्लेस किया है कि यहाँ पे अगर एक का साउथ पोल है तो यहाँ पे कौन सा पोल है नॉर्थ, और दूसरे का जो एंड है, बराबर, तो दूसरे के एंड में अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल तो यहाँ पे क्या हो गया साउथ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉर्थ, सही है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो इसका डाइपोल मूवमेंट कहाँ से, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है साउथ टू नॉर्थ, और डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है साउथ टू नॉर्थ, बराबर। तो इसका जो रिजल्टन आएगा, ठीक है, एक एरो इस तरफ, इसकी वजह से किधर है डाइपोल मूवमेंट नीचे, ठीक है। दोनों का पोल स्ट्रेंथ सेम है, लेंथ भी कैसा है सेम, तो डाइपोल मूवमेंट सेम होगा, तो इसका डाइपोल मूवमेंट M, तो इसका भी कितना होगा M, और दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90, सही है। तो जो रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट आएगा वो कितना आएगा फिर √m² प्लस m², बराबर। तो ये हो जाएगा √2m, और m का फॉर्मूला क्या निकाला था हमने यहाँ पे स्मॉल m × L, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है C। क्वेश्चन 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन 17 में क्या बोला है, अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। आपको वापस मैग्नेटिक मूवमेंट दिया है 2 जूल्स पर टेस्ला, सही है, इज अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया है, कितना दिया है 0.01 टेस्ला। तो व्हाट इज द नेट वर्क डन टू ब्रिंग द मैग्नेटिक नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। तो पहले वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में था, और नॉर्मल मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो गया परपेंडिकुलर। तो आपको वर्क डन फाइंड करना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है MB cos θ1
माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डाइपोल मोमेंट कितना दिया उन लोग ने 2, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.01, कॉस थीटा 1 0, कॉस थीटा 2 90, 0 से 90 ना, कॉस 0 कितना हो गया 1, अच्छा 0.01 इंटू 2 कितना हो गया 0.02, कॉस 0 कितना हो गया 1 माइनस कॉस 90 0, तो आंसर कितना आना चाहिए 0.02 जूल्स, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया 0.01 नहीं दिया, कितना दिया 0.1 टेस्ला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, यहाँ पे हो जाएगा 0.1, तो ये हो जाएगा 0.2, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही है 0.2 जूल्स, ठीक है। आगे बढ़े तो कौन सा ऑप्शन सही है बी। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। तो 18 में क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ डी टाउ बाई डी थीटा इज मैक्सिमम फॉर अ मैग्नेट सस्पेंडेड फ्रीली इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड व्हेन टाउ इज एक्टिंग ऑन अ मैग्नेट एंड इज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेट फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड डी टाउ बाई डी थीटा मैक्सिमम बोला है, ठीक है। हमको पता है टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है एम बी साइन थीटा। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ डी टाउ बाई डी थीटा, ठीक है, तो एम कॉन्स्टेंट बी कॉन्स्टेंट, तो ये हो जाएगा डी बाई डी थीटा साइन थीटा, डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है कॉस, तो एम बी कॉस थीटा, सही है। मुझे डी टाउ बाई डी थीटा कैसा चाहिए मैक्सिमम, तो एम कॉन्स्टेंट बी कॉन्स्टेंट, तो डी टाउ बाई डी थीटा किस पर डिपेंड करता है कॉस थीटा। तो अगर डी टाउ बाई डी थीटा, सही है, अगर इसको मैक्सिमम होना है तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब सिंपल सी बात है कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कौन से एंगल पे होती है 0 पे, अरे सही है। तो यहाँ पे एंगल कितना आएगा 0 डिग्री। आगे बढ़े, ठीक है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, ए एंड बी आर टू मेटेलिक रिंग्स प्लेस्ड एट अपोजिट साइड ऑफ एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर एज शोन इन द फिगर। इफ करंट इन द वायर इज स्लोली डिक्रीज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विल बी, ठीक है। तो करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। अब करंट अगर ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है तो इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो राइट हैंड थंब रूल लगा दो, थंब किधर होगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा और ये साइड मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा बाहर, तो बाहर मतलब डॉट, सही है। तो यहाँ पे इनसाइड, यहाँ पे आउटसाइड। अब यहाँ पे क्या बोला कि करंट डिक्रीज हो रहा है। अब सिंपल सी बात है करंट डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होगा। तो आपको पता है लेंस लॉ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो उसको डिक्रीज होने से रोकेगा। समझ में आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होने से रोकेगा, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए, इसको सपोर्ट करना चाहिए ना, सही है। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है अंदर की तरफ, तो इसमें जो करंट इंड्यूस होगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कब होता है, जब करंट कैसे फ्लो करता है क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करे तो यहाँ पे क्या बन रहा है नॉर्थ पोल, और करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या बन रहा है साउथ पोल, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है साउथ टू नॉर्थ। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, थंब को ऐसे रखो, फिंगर्स को कर्ल करो, फिंगर्स ऐसे, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, थंब किधर आ रहा है अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा अंदर, ठीक है। तो इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा क्लॉकवाइज, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर आना चाहिए बाहर, तो थंब किधर आना चाहिए बाहर, तो थंब बाहर आना चाहिए, तो फिंगर्स को कर्ल करो, थंब बाहर आ रहा है ना, तो करंट कैसे फ्लो करेगा यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, सही है। तो बी पे करंट कैसे होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, और ए पे करंट कैसे होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। तो कौन सा ऑप्शन सही है बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, टू आइडेंटिकल शॉर्ट बार मैग्नेट ईच हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट कितना है m आर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2d अपार्ट विथ एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन देम, ठीक है। टू आइडेंटिकल शॉर्ट बार मैग्नेट, तो सपोज ये एक बार मैग्नेट है, आइडेंटिकल बार मैग्नेट है, ठीक है। ईच हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट m, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है m आर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2d अपार्ट, ठीक है। तो ये बार मैग्नेट का डिस्टेंस और इस बार मैग्नेटिक का डिस्टेंस, ये दोनों कैसे हैं कितना है 2d, ठीक है। आपको बोला है कि दोनों आइडेंटिकल है, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसा है सेम, और कितना दिया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m, ठीक है। और बोला है कि दोनों का एक्सिस एक दूसरे को कैसा है परपेंडिकुलर, ठीक है। एक्सिस मतलब सपोज ये साउथ पोल है, ये कौन सा है नॉर्थ पोल, तो ये इसका एक्सिस हो गया, ठीक है। अगर इसका साउथ पोल यहाँ पे, ये क्या हो गया इसका नॉर्थ पोल, तो ये इसका एक्सिस हो गया, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ होता है साउथ टू नॉर्थ, बराबर, ठीक है। तो ये दोनों के एक्सिस कैसे एक दूसरे को परपेंडिकुलर, ये इसका एक्सिस और ये इसका एक्सिस कैसे एक दूसरे को परपेंडिकुलर, ठीक है। पूछा गया इन लोगों ने द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट बिटवीन देम इज,
तो मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट मिडवे, मिडवे मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 2d है, तो आधे डिस्टेंस पे मतलब d, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है d, तो सपोज ये पॉइंट P है, तो यहाँ पे मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो इसके एक्सिस पे, ये फर्स्ट मैग्नेट के एक्सिस पे है ना, और इसके कहाँ पे, सेकंड मैग्नेट के कहाँ पे, इक्वेटर पे, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि फर्स्ट मैग्नेट के एक्सिस का फॉर्मूला लगेगा, तो एक्सिस का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई डी क्यूब, सॉरी म्यू नॉट 2m अपॉन 4 पाई डी क्यूब, एक्सिस पे ट्वाइस होता है ना इक्वेटर के, ठीक है। क्या हो जाएगा फिर ये म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई डी क्यूब, सही है। इसके किधर है पॉइंट पे, इक्वेटर पे। अच्छा डी क्यूब मतलब डिस्टेंस, इसके सेंटर से लेके जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उसका डिस्टेंस है कि नहीं, और इसके सेंटर से लेके जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उसका डिस्टेंस, वो भी डी है ना, ठीक है। तो इसके इक्वेटर पे हो गया, तो क्या फॉर्मूला है, म्यू नॉट m अपॉन कितना आया, 4 पाई डी क्यूब, सही है। तो मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड में क्या करना पड़ेगा, दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट निकालते हैं, तो रिजल्टेंट में क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एक्सिस का मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर प्लस इक्वेटर के मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सिस का मैग्नेटिक फील्ड कितना है, म्यू नॉट m, सॉरी एक्सिस पे कितना है 2m, ठीक है। तो म्यू नॉट 2m अपॉन कितना आएगा, 4 पाई डी क्यूब का स्क्वायर प्लस म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई डी क्यूब का स्क्वायर, सही है। कॉमन ले लो, दोनों में से कॉमन क्या है, तो कॉमन है म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई डी क्यूब का स्क्वायर, ये कॉमन है ना। तो यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस यहाँ पे क्या बचा 1, तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो ये जो चीज़ है स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई डी क्यूब, ठीक है। 4 + 1 कितना हो गया 5, तो ये अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 5, तो कौन सा ऑप्शन सही है, म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई अंडर रूट ऑफ 5 अपॉन डी क्यूब, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है, रूट मीन आरएमएस वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला हमको पता है, आईआरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर मीन रूट, ठीक है। तो करंट का पहले स्क्वायर करो, फिर मीन लो, मीन कैसे लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, फिर उसका रूट निकालो, सही है। और टाइम कहाँ से कहाँ, 0 से t, 0 से t, ठीक है। करंट कितना है यहाँ पे आई नॉट, तो आई के बदले क्या लिखा है यहाँ पे आई नॉट, तो आई नॉट का स्क्वायर डी टी इंटीग्रेशन 0 से t, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होता है t और 0 से t, सही है। तो आई आर एम एस का आंसर कितना आएगा फिर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आई नॉट का स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होता है t, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होता है t, सही है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी हो गया t, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t, बराबर। एक बार t के बदले अपर लिमिट t माइनस 0, तो आंसर कितना आएगा t, तो ये हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर इंटू टी अपॉन टी, और ये अंडर रूट में, सही है। t से t क्या हो गया कैंसिल, आई नॉट का स्क्वायर रूट क्या हो गया आई नॉट, तो कौन सा ऑप्शन सही है, आई नॉट, ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। कॉइल का एरिया कितना दिया हमको, और कॉइल एज एन एरिया, तो एरिया कितना दिया 0.05 मीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ टन्स कितने हैं 800 टन्स, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हमको 4 × 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर, रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री, ठीक है। तो उसका इनिशियल एंगल कितना होगा 0, और फिर उसको फाइनल एंगल कितना उसका 90 डिग्री, और ये रोटेशन कितने टाइम में किया है 0.1 सेकेंड। हमको पता है ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस नंबर ऑफ टन्स इंटू चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। नंबर ऑफ टन्स हमारे पास है, तो हम लोग चेंज इन फ्लक्स निकालते हैं, और चेंज इन टाइम भी हमारे पास है, ठीक है। तो चेंज इन फ्लक्स क्या होगा, फाइनल फ्लक्स, तो पहले फाइनल फ्लक्स निकालना पड़ेगा, चेंज इन फ्लक्स इज फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल फ्लक्स कितना होगा, तो फाइनल फ्लक्स का फॉर्मूला होगा बी, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ना, तो बी ए कॉस फाइनल एंगल कितना है 90, कॉस 90 0, तो फाइनल फ्लक्स 0 हो गया। इनिशियल फ्लक्स कितना होगा बी ए कॉस इनिशियल एंगल कितना है 0, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी दी हमको 4 × 10⁻⁵, एरिया कितना दिया हमको 0.05, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, पॉइंट को राइट में शिफ्ट किया, कितनी बार शिफ्ट किया 2 बार, तो 4 × 10⁻⁵, 5 × 10⁻², 5 4 कितना हो गया 20, तो
तो 20 -5 -2 कितना हो गया -7, तो ये मिला आपको इनिशियल फ्लक्स। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, चेंज इन फ्लक्स। चेंज मतलब क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना था 0 माइनस इनिशियल कितना है 20 × 10⁻⁷, तो अल्टीमेटली आंसर कितना आएगा -20 × 10⁻⁷। ठीक है वेबर। तो ये मिला आपको चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, इसको इस फॉर्मूले में डालो ज़रा इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में जब पुट करोगे तो ई का इक्वेशन क्या आएगा फिर, -n, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 800, चेंज इन फ्लक्स कितना है, तो चेंज इन फ्लक्स है -20 × 10⁻⁷, अपॉन चेंज इन टाइम कितना है, तो चेंज इन टाइम है 0.1 सेकेंड। ठीक है, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये 2 0 3 0 गए, 7 में से 3 0 गए, 7 6 5 4 बराबर -4। तो ई की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस माइनस प्लस 8 2 से कितना हो गया 16 × 10⁻⁻4, और नीचे कितना है 0.1। ठीक है, तो 0.1 को 1 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइड बाय 10। तो ये कितना हो जाएगा 16 × 10⁻³ तो आंसर कितना आएगा 0.016 वोल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं एक बार। द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल ऑफ एन एसी जनरेटर इज 5000। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 5000, एंड द एरिया ऑफ कॉइल कितना दिया है 0.25 मीटर स्क्वायर। सही है, द कॉइल इज रोटेटेड एट द रेट ऑफ, तो ये फ्रीक्वेंसी दी है हमको 100 साइकिल्स पर सेकेंड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड दिया हमको 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पिक वैल्यू ऑफ ईएमएफ जनरेटेड इज नियरली, तो पिक वैल्यू ऑफ ईएमएफ हमको पता है NAB ओमेगा बराबर, नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हैं 5000, एरिया कितना दिया है 0.25, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है 0.2, और फ्रीक्वेंसी अच्छा ओमेगा नहीं दिया है, F दिया है बराबर। तो F से आप ओमेगा निकाल सकते हो ना, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2πf। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओमेगा कितना हो जाएगा 2πf, F कितना है 100। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 2 0 कैंसिल हो गए, तो इससे मैं इसको 25 बना सकता हूँ। सही है, ये 1 0 कैंसिल हो, इससे क्या बन जाएगा 2 बराबर, 2 2 जा कितना हो गया 4, तो ये हो जाएगा 5 × 25 × 4 × पाई × 100। सही है, 25 4 जा कितना होता है 100, तो ये हो जाएगा 5 पाई, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 25 4 जा 100, तो 100 × 100। सही है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, 0 2, 5 1 जा 5, 6 7, 5 3 जा 15 बराबर, तो 15.7 इंटू 10 टू द पावर कितना आएगा 4। सही है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ किलो में है, तो किलो में तो क्या करना पड़ेगा, पॉइंट को राइट में शिफ्ट करेंगे तो 157 किलो वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं। अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेटेलिक रॉड with length along the east west direction is falling under gravity, the potential difference between its two ends। ठीक है, तो अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में फॉल हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है, तो आपको पता है कि ईएमएफ जो इंड्यूस होगा BVL होगा, B कांस्टेंट, LV कैसा है कांस्टेंट, तो ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, और हम सबको पता है कि वेलोसिटी V = U + GT, याद है ना, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0। ठीक है, फ्रीली फॉल हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, तो GT। सही है, तो वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है टाइम के, तो धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगा तो ईएमएफ भी क्या बढ़ेगा, तो बराबर मैं बोल सकता हूँ इंक्रीज विथ टाइम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। ऑल दी 3 इंडक्टर्स हैव इंडक्टेंस, सबका इंडक्टेंस कैसा है सेम 3 हेनरी। ठीक है, द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट इज, सबसे पहले देख लेते हैं, अगर मैं इसको पॉइंट A नाम दूँ और इसको पॉइंट B, तो ये A, अगर ये A है तो ये भी क्या हो जाएगा A, ये A तो ये भी क्या हो जाएगा A, ये B तो ये B, ये B तो ये भी क्या हो जाएगा B। तो अगर आप देखोगे तो ये इंडक्टर और ये इंडक्टर दोनों भी सेम पॉइंट्स के बीच में, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इस इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है सेम। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो कैसा कनेक्शन है पैरेलल बराबर। तो पैरेलल में हमको पता है 1/L = 1/3 + 1/3 + 1/3। ठीक है, सबका इंडक्टेंस सेम है ना, तो 1/L = क्या हो जाएगा, सबका डिनोमिनेटर सेम, 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 3/3, तो L की वैल्यू कितनी आएगी 1 हेनरी।
तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। 26 में क्या बोला है? अ स्क्वायर ऑफ साइड L मीटर्स इज लाई इन द XY प्लेन। ठीक है, तो स्क्वायर का साइड कितना है? L मीटर, और ये कहाँ पे लाई कर रहा है? XY प्लेन पे। ठीक है, इसका साइड है L। वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिया है, कितना दिया है मैग्नेटिक फील्ड? B नॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप टेस्ला में। ठीक है, वेयर B नॉट इज कॉन्स्टेंट, B नॉट कॉन्स्टेंट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर। ठीक है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमको पता है, B वेक्टर डॉट A वेक्टर। ठीक है, अच्छा इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा? तो इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आएगा, बराबर। तो बाहर की तरफ आएगा तो मैं इसको k कैप लिख सकता हूँ ना। एरिया वेक्टर मतलब पता है ना, परपेंडिकुलर सरफेस, तो सरफेस को बाहर की तरफ, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा, ठीक है, कितना होगा? एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है? एरिया के। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? साइड स्क्वायर इंटू डायरेक्शन किधर होगा? बाहर की तरफ, तो एल स्क्वायर इंटू के कैप लिख सकता हूँ ना। ठीक है, तो बताओ ज़रा, बी वेक्टर कितना है? बी नॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट में कितना आ रहा है? एल स्क्वायर के कैप। सही है, हम सबको पता है डॉट में आई डॉट के का आंसर 0, जे डॉट के का आंसर भी 0, और के डॉट के का आंसर क्या आता है? 1। तो ये हो जाएगा बी नॉट एल स्क्वायर। ठीक है, 4 इंटू 1 कितना हो गया? 4। तो 4 बी नॉट एल स्क्वायर, 4 बी नॉट एल स्क्वायर, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे देख लो क्वेश्चन 27 को। द नेटवर्क शोन इन द फिगर इज अ पार्ट ऑफ कंप्लीट सर्किट इफ एट अ सर्टेन इंस्टेंट द करंट इज 5 एम्पियर। ठीक है, तो इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? 5 एम्पियर एंड करंट इज 5 एम्पियर एंड डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, तो डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ मतलब di/dt दिया, डिक्रीज हो रहा है मतलब माइनस 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड। सही है, तो देन VB माइनस VA पूछा है, VB माइनस VA पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे KVL लगा सकते हो आप। क्या करोगे? यहाँ से यहाँ जाओगे तो यहाँ पे पोटेंशियल एट A, सही है, विद डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हो, पोटेंशियल क्या होगा? ड्रॉप। ठीक है, तो मैं ऐसे लिखता हूँ VA, करंट की वैल्यू को I ले ले रहा हूँ, रेजिस्टेंस कितना है? R। ठीक है, तो VA माइनस IR, यहाँ सेल में नेगेटिव से कहाँ गए? पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब प्लस 15। सही है, वापस इंडक्टर में आए, इंडक्टर में कितना होता है? EMF इंड्यूस माइनस L di/dt इज इक्वल टू, यहाँ से जाते हुए कहाँ पहुँचे? VB, तो इज इक्वल टू VB। मुझे क्या फाइंड करना है? VB माइनस VA, बराबर। तो प्लस VA साइड चेंज किया तो माइनस VA, तो माइनस IR प्लस 15 माइनस L di/dt इज इक्वल टू VB माइनस VA। सही है, तो माइनस, तो VB माइनस VA कितना हो जाएगा फिर? इज इक्वल टू I, करंट कितना फ्लो कर रहा है? 5, तो माइनस 5, रेजिस्टेंस कितना है? 1। ठीक है, प्लस 15 माइनस L की वैल्यू कितनी है? 5 मिली हेनरी, बराबर। तो 5 मिली मतलब 10⁻³ इंटू di/dt कितना है? 10⁻³ ठीक है, कितना हो जाएगा फिर ये? -5 प्लस 15 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 5 इंटू 10⁻³ कितना आया? -3 कितना हो जाएगा? -6। ठीक है, ओ सॉरी, ये जो है +3 है, di/dt कितना है? +3, तो यहाँ पे +3 आना चाहिए, तो -3 + 3 कितना हो जाएगा? 0, बराबर। और एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा फिर ये? -5 प्लस 15 प्लस 5। ठीक है, तो -5 प्लस 5 क्या हो गया? कैंसिल, तो कितना आंसर है? 15 वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड हमको दिया है, बराबर। मैग्नेटिक फील्ड किसका फंक्शन है? टाइम का। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो 0.2t माइनस 0.05t² इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ सर्कुलर कॉइल कंटेनिंग 25 टन्स। तो नंबर ऑफ टन्स कितने हैं? 25, और सर्कल का रेडियस, कॉइल का रेडियस कितना दिया? 1.8 सेंटीमीटर। तो सेंटी मतलब कितना हो गया? 10⁻⁻²। और आपको रेजिस्टेंस दिया है 1.5 ओम। ठीक है, तो पावर डेसिपेशन निकालना है, पावर डेसिपेशन निकालना है। ठीक है, कितने टाइम में? तो टाइम 3 सेकेंड्स में निकालना है, बराबर। हमको पता है पहले EMF इंड्यूस निकालना पड़ेगा। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? EI, बराबर। या I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? E/R। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? E इंटू E/R विच इज़ E²/R। सही है, ठीक है, तो मुझे पावर निकालना है। तो पावर निकालना है, R तो मेरे पास है, EMF है क्या? नहीं, तो EMF निकालना पड़ेगा।
तो ईएमएफ का फॉर्मूला मुझे पता है डी फाई बाई डी टी बराबर। तो फ्लक्स पहले निकालते हैं हम लोग। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन ए बी, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 25, एरिया कितना है, एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दिया है आपको 0.2t माइनस 0.05t स्क्वायर, सही है, ठीक है। तो अब ईएमएफ निकाल लेते हैं, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, ठीक है। अच्छा 1.8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1.8 इंटू 1.8 कितना हो जाएगा, 8 64, 8 1 ज़ा 8 बराबर, तो 9 10 11 12 13 14, सही है। तो 8 1 ज़ा 8 1, तो 4 ना 8 प्लस 4 कितना हो गया 12, तो कितना हो गया 3, तो ये हो गया 3.24 बराबर। और पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, ठीक है। तो एक काम करते हैं 25 इंटू ये पाई, तो 1.8 का स्क्वायर ना इंटू -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा -4, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब ये पाई, तो इसकी वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली कितनी आ रही है, पाई आ रही है ना, अप्रोक्स पाई आ रही है, सही है। तो पाई इंटू पाई क्या हो गया पाई स्क्वायर। तो एक काम करते हैं पाई स्क्वायर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी लेते हैं हम लोग, तो पाई स्क्वायर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हम लोग 10 लेते हैं बराबर। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई बाय 10 कर लेते हैं, इंटू 10⁻⁴ क्या हो गया -4, तो 0.2t माइनस 0.05t स्क्वायर, सही है। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना बचा -3, तो ये हो गया 25 इंटू 10⁻⁻3, तो 0.2t माइनस 0.05t स्क्वायर। तो ये मिला आपको फ्लक्स, ठीक है। मुझे ईएमएफ चाहिए, तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हो गया माइनस डी फाई बाई डी टी, मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ फिलहाल, ठीक है। तो जिसमें से ये कैसा है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को लात मार के बाहर, तो अंदर हो जाएगा डी बाई डी टी 0.2t माइनस 0.05 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो जो ईएमएफ आएगा कितना आएगा 25 इंटू 10⁻⁻3, डेरिवेटिव ऑफ 0.2t कितना आएगा 0.2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर कितना आएगा 2t, तो 2 इंटू 0.05 कितना हो जाएगा 0.1t, सही है, ठीक है। तो ये मिला आपको ईएमएफ, क्या मिला आपको ईएमएफ, ठीक है। आपको पावर कब चाहिए था, पावर आपको t = 3 सेकंड पे चाहिए, तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या पुट करोगे आप 3, ठीक है। तो ईएमएफ हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड में रख लेते हैं इसको। तो 25 इंटू 10⁻³ कितना हो गया -3, तो 0.2 माइनस 0.1 इंटू 3, सही है। तो 0.1 इंटू 3 कितना हो गया 0.3, 0.3 माइनस 0.2 कितना हो गया -0.1, बट मैग्नीट्यूड ले रहे तो माइनस साइन लेंगे क्या, नहीं, तो माइनस साइन नहीं ले रहे, तो 25 इंटू 10⁻³ इंटू 0.1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻³ कितना हो गया -4, तो ये मिला आपको ईएमएफ इंड्यूस, ठीक है। ये हमको मिला ईएमएफ इंड्यूस। हमको क्या चाहिए, पावर चाहिए, तो पावर का फॉर्मूला क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला क्या यूज़ कर सकता हूँ E²/R, तो पावर इज इक्वल टू E, तो 25 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 1.5, सही है। तो पावर कितना हो जाएगा फिर 25 इंटू 10⁻कितना आएगा -8 अपॉन 1.5, तो 1.5 को चाहिए तो मैं 15 बना सकता हूँ बराबर ना। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻ कितना -8 अपॉन 15, ठीक है। 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 5 कितना हो गया 5 5 2, 25 इंटू 5 कितना 5 25, 5 2 5 10 11 12 125 अपॉन कितना है 3 इंटू 10⁻⁻ कितना है -8, 3 1 ज़ा 3 3, 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 4 5 20, 3 6 ज़ा 18 बराबर। तो ये कितना हो गया 41.6 इंटू 10⁻⁻8 वॉट, सही है। तो ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या, नहीं, माइक्रो में है, तो माइक्रो में कितना आ रहा है फिर, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन एरर हो गया लगता है, 0.1 पॉइंट को राइट में शिफ्ट किया, 10⁻ कितना है -4 8, अच्छा ओके, ठीक है। यहाँ पे ज़रा ध्यान दो, तो 10⁻⁻8 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा फिर ये 10⁻⁻7 हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पे आएगा 10⁻⁻7, तो -7 -7, ठीक है। माइक्रो में आंसर है, तो पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करेंगे लेफ्ट में, तो 4.16 10⁻⁻6 वॉट, तो कितना हो जाएगा फिर ये 4.16 माइक्रो वॉट। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। अ कंडक्टिंग रॉड AC ऑफ लेंथ 4L, पूरे रॉड का लेंथ कितना है 4L,
इस रोटेटेड अबाउट अ पॉइंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया है, AO का लेंथ दिया है, AO का लेंथ कितना है L और OC का लेंथ कितना दिया है 3L। सही है। अब ये रोटेट हो रहा है, कितने एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है ओमेगा, और मैग्नेटिक फील्ड और एक दूसरे कैसे परपेंडिकुलर। हमको पता है कि जो EMF इंड्यूस होता है बाय रोटेटिंग रॉड तो क्या होता है हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले O से A का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ O माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ A क्या आएगा फिर, ये हाफ मैग्नेटिक फील्ड कितना है B, एंगुलर वेलोसिटी कितना है ओमेगा, इसका लेंथ कितना है L, तो L स्क्वायर बराबर। फिर O से C का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, तो पोटेंशियल एट O माइनस पोटेंशियल एट C इज इक्वल टू हाफ B ओमेगा, यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना है 3L का स्क्वायर। ठीक है, 3L का स्क्वायर कितना हो गया फिर B ओमेगा L स्क्वायर इंटू कितना हो गया 9। सही है, तो ये मिला आपको V0 माइनस VC, तो ये क्वेश्चन 2 हो गया। हमको क्या बोला है, तो हर ऑप्शन में देखोगे आप B ओमेगा L स्क्वायर है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सिंपली इक्वेशन 2 को 1 से माइनस करते हैं। ठीक है, ताकि हमारा V0 से V0 क्या हो जाए कैंसिल। ठीक है, पहले एक बार ये करके देखते हैं V0 से V0 क्या हो जाए कैंसिल, देखते क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 का LHS इससे माइनस होगा, तो V0 माइनस VC माइनस V0 प्लस VA है कि नहीं, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है हाफ B ओमेगा L स्क्वायर इंटू 9 माइनस हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। सही है, तो V0 से V0 क्या हो गया कैंसिल, तो VA माइनस VC, ठीक है, इज इक्वल टू दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं हाफ B ओमेगा L स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। क्या बचा यहाँ पे 9 माइनस 1 कितना हो गया 8, तो 8B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2, तो कितना हो जाएगा फिर ये 4B ओमेगा L स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, हाँ कौन सा ऑप्शन है C। ठीक है, इसको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 30 में, द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF, तो पीक वैल्यू दी है E0 दिया है। सही है, फ्रीक्वेंसी दिया है आपको 50 हर्ट्ज, और कितने टाइम में 1/600 टाइम में इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना है आपको। सबको पता है E इक्वल टू E0 साइन ने यहाँ पे क्या दिया है कॉस, तो कॉस ओमेगा टी। सही है, तो मुझे क्या निकालना है EMF निकालना है। E0 कितना दिया है 10, कॉस ओमेगा क्या लिख सकते हैं हम लोग 2πf, टाइम कितना दिया 1/600, तो 10 इंटू कॉस 2π, फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 इंटू 1/600। सही है, 50 टू कितना होता है 100, तो 100 का 2 0 गए, तो 10 कॉस पाई बाय कितना है 6, कॉस पाई बाय 6 कितना होता है, पाई बाय 6 मतलब कितना डिग्री 60, कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो 2 1 2 5 10, तो आंसर कितना है 5√3 वोल्ट। सही है, कौन सा ऑप्शन सही है बी। थर्टी 31 देख लेते हैं। अ लैम्प कंज्यूम 50% ऑफ पीक पावर इन एन AC सर्किट, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड द सर्किट करंट। फेज डिफरेंस निकालना है अप्लाइड वोल्टेज और सर्किट करंट के बीच का। ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। ठीक है, कॉस के पहले जो होता है पीक पावर होता है। ठीक है, तो हमको क्या बोला है, जो पीक पावर है 50% ऑफ पीक पावर, पावर कितना कंज्यूम कर रहे हो 50% ऑफ पीक पावर। सही है, तो पावर इज इक्वल टू पीक पावर इंटू कॉस फाई। पावर कितना कंज्यूम करना है 50% ऑफ पीक पावर इज इक्वल टू पीक इंटू कॉस फाई। पिक से पिक क्या हो गया कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 5 1 5 2, तो कॉस फाई की वैल्यू कितनी आई हाफ, तो हाफ मतलब एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री। सही है, 60 डिग्री रेडियन में कितना होता है π/3, तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला है, अ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी आपको दी है 20 माइक्रोफेरेड इज फर्स्ट चार्ज एंड 34 एन ने ये गलती से लिखा है, एंड देन डिस्चार्ज थ्रू अ 10 मिली, तो इंडक्टेंस आपको दिया 10 मिली हेनरी। निगलेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिजल्टिंग वाइब्रेशन विल बी, आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है। ठीक है, तो हमको पता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2π√LC। ठीक है, तो 1/2π √L की वैल्यू कितनी दी है 10 मिली 10⁻³ 3, 20 माइक्रो 10⁻⁻⁶।
ठीक है। अच्छा 1/π को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 0.3 लिख सकते हैं या 3.1 लिख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल 0.3 लिखो तो भी चलेगा, ये ऑप्शंस में अच्छा खासा डिफरेंस है, ठीक है। तो 1/π के बदले लिखा 0.3/2, 1 0 से 1 0 कैंसिल, -2, ठीक है। -6 -2 कितना हो गया, -8, तो 20 × 10⁻, कितना हो गया, -8, तो 0.3/2, -8 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, -4, बराबर। तो अंडर रूट ऑफ कितना आएगा फिर ये 20, ठीक है। -4 ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, +4, तो 10⁻4/2 इंटू √20 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 इंटू √10, सही है। और 1/√2 की वैल्यू क्या होती है, 0.7, तो ये हो गया 0.3 इंटू 0.7 इंटू 10⁻4/2 इंटू √10, ठीक है। √10 को मैं अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, है कि नहीं। 3 3 × 9 ना, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो 3 1 3, 3 0 0, तो 0.1, सही है। तो कितना हो जाएगा फिर ये, यहाँ से इसको 3 करते इसको 1 बना लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0.7/2 इंटू 10⁻3, कितना हो जाएगा फिर ये, पॉइंट को 3 बार राइट में शिफ्ट करोगे तो 700/2, तो 2 3 × 6, 1 2 5 × 10, तो 350 के आसपास, बराबर। तो 350 के नज़दीक कौन सा ऑप्शन है, 356 साइकिल्स पर सेकेंड, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए। ट्रांसफार्मर हैज़ 500 टन्स, अच्छा प्राइमरी बोला है तो एनपी कितना दिया है 500 एंड 10 सेकेंडरी टन्स, तो एनएस कितना दिया है 10। इफ़ द सेकेंडरी हैज़ अ रेजिस्टिव लोड ऑफ 15 ओम, तो उसका रेजिस्टिव लोड कितना दिया है 15 ओम। द करंट्स इन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी पूछा है, ठीक है। तो करंट इन दी कहाँ पे पूछा है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। हमको पता है NP/NS इज इक्वल टू IS/IP, बराबर। NP कितना है 500, NS कितना है 10, IS/IP, सही है। 0 0 कैंसिल, तो IS करंट इन सेकेंडरी कॉइल इज 50 टाइम्स करंट इन प्राइमरी कॉइल, सही है। तो क्या करना है फिलहाल यहाँ पे ऑप्शंस को देखना है कि कौन सा ऑप्शंस इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन इस कंडीशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई। जरा चेक कर लेते हैं, फिर पहला ऑप्शन डाल के देख लेते फटाफट। पहला ऑप्शन में क्या है, प्राइमरी और फिर सेकेंडरी करंट है ना, तो IP × IS, ठीक है। तो IS इज इक्वल टू IP को जरा देख लो, IP कितना है 0.16, तो 50 × 0.16, सही है। तो ये आंसर इतना तो नहीं आएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी में क्या बोला है 50 इंटू IP कितना है, तो IP है 3.2 इंटू 10⁻³ सही है। इसको जरा देख लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा -2, 3.2 इंटू 5, 5 2 10, 0 1, 5 0 15, 16, तो 16 इंटू 10⁻², है कि नहीं। कितना आंसर आ रहा है फिर 0.16 एम्पियर, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन 34 में क्या बोला है, A constant voltage different frequencies applied across a capacitor as shown in the figure. Which of the following graphs correctly depicts the variation of current with frequency, ठीक है। करंट और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन चाहिए हमको, ठीक है। कैपेसिटर लगाया तो हमको पता है I का फॉर्मूला क्या होगा, E/XC, बराबर। XC का फॉर्मूला क्या होता है, XC इज 1/ωc, ठीक है। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू 1/ωc, ωc किधर जाएगा ऊपर, तो I इज इक्वल टू E इंटू ωc। तो करंट और ओमेगा कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो कौन सा ग्राफ आएगा, बी। इन अ ट्रांसफार्मर द इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट आर, ठीक है। तो इनपुट वोल्टेज कितना दिया हमको 11 किलो वोल्ट, इनपुट करंट कितना दिया है 10 एम्पियर। इफ द आउटपुट वोल्टेज कितना दिया है 450 वोल्ट, और आउटपुट करंट कितना दिया है, तो आउटपुट करंट हमको दिया है 220 एम्पियर, सही है। तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफर पूछा, तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफर में क्या होता है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, बराबर, मल्टीप्लाई बाय क्या होता है 100। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू VI, है कि नहीं। तो आउटपुट पावर में क्या आएगा, आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज
इंटू आउटपुट करंट, इनपुट पावर में क्या आएगा, इनपुट वोल्टेज इंटू इनपुट करंट, सही है, मल्टीप्लाई में क्या करना है 100। तो यहाँ पे ज़रा देख लो आउटपुट पावर कितना है, तो 450, आउटपुट करंट कितना है 220, इनपुट वोल्टेज कितना है 11 किलो, किलो मतलब 10⁻3, सही है, इंटू इनपुट करंट कितना है 10, बराबर। तो ये ज़ीरो ऐसे 2 ज़ीरो गए, 1 बचा, ठीक है। 11 1 से 11, 11 2 से कितना हो गया 22, तो ये हो गया 45 इंटू 2, और नीचे कितना आया, यहाँ पे 1 ज़ीरो बचा था, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया 100, सही है। 5 2 से कितना हो गया 10, 0 1, 4 2 से 8, 90 अपॉन 100, तो कितना आंसर आना चाहिए फिर, हाँ 0.9, बट आपको परसेंटेज पूछा तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, ठीक है। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा फिर ये 90%, सही है। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। इन दिस सर्किट शोन बिलो व्हाट विल बी दी रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर एंड एमीटर, ठीक है। आपको दिख रहा है यहाँ पे सर्किट में इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल और इसके अक्रॉस पोटेंशियल कैसा है, सेम। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे, तो रेजोनेंस हो रहा है, तो VL इज इक्वल टू VC, बराबर, या फिर हम लोग बोलते हैं XL इज इक्वल टू XC, ठीक है। तो ये जो ERMS है वो इसके अक्रॉस का वोल्टेज, मतलब जो ERMS यहाँ से हम दे रहे हैं और रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज वो कैसा होता है, सेम, ठीक है। तो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होना चाहिए 220, तो 220 में 2 ऑप्शन है हमारे पास, तो वोल्ट मीटर कितना दिखाएगा 220। अब दूसरा पूछा करंट, तो करंट का फॉर्मूला मुझे पता है, करंट इसमें से कितना करंट जाएगा, सिंपल है, I इज इक्वल टू ERMS अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 100, तो ERMS कितना है 220 और रेजिस्टेंस कितना है 100, तो 0 0 कैंसिल, तो आंसर कितना है 2.2 एम्पेयर, तो 220 और 2.2 एम्पेयर, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो क्वेश्चन 37 में क्या बोले हमको, सोर्स का वोल्टेज कितना है 100, ठीक है, और इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है 400, कैपेसिटर के अक्रॉस भी वोल्टेज है 400, ठीक है। इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज सेम है, तो सिंपल सा वापस कंडीशन कौन सा हो गया, रेजोनेंस, ठीक है। मतलब मैं बोल सकता हूँ XL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा XC, या EL इज इक्वल टू EC, और अगर इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम है तो ये जो आपका सोर्स का वोल्टेज होगा और जो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज होगा वो भी कैसा होगा, सेम। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट, सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है 0.2 एम्पियर, ठीक है। तो सबसे पहले R निकाल लेते हैं, तो R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा V/I, है कि नहीं। V कितना है रेजिस्टेंस के अक्रॉस 100, करंट कितना फ्लो कर रहा है 0.2, तो अगर आप इसको देखोगे तो मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 10 कर दो, 1000/2, तो कितना आंसर आएगा 500 ओम। तो रेजिस्टेंस कितना है 500 ओम, इसमें 2 ऑप्शन है, तो आपको कैपेसिटेंस भी निकालना पड़ेगा, सही है। अब कैपेसिटेंस निकालने के लिए आपको C की वैल्यू नहीं दी है, तो पहले आपको यहाँ पे L की वैल्यू दी है ना, अगर आप देखोगे तो XC का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/ωc, है कि नहीं। तो आपके पास ओमेगा भी नहीं है, आपके पास XC भी नहीं है, तो आप C निकाल सकते हो क्या, नहीं, ठीक है। तो पहले काम कर लेते हैं XL पे काम कर लेते हैं ज़रा, ठीक है। अब मुझे बताओ XC तो फिर भी हम निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल सकते हैं ना। आपको इसके अक्रॉस का वोल्टेज पता है, करंट पता है, तो XC तो मिल जाएगा, बट ओमेगा की कमी है, सही है। तो एक काम करते पहले XL इज इक्वल टू ओमेगा L। XL कितना होगा, XL सिंपल है, R इज इक्वल टू क्या होता है V/R ना, XL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर कितना दिया है 400 वोल्ट, और करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट में 0.2, ठीक है। तो XL कितना हो जाएगा 400, मुझे इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस चाहिए ना, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना होता है XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस, सही है। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है 400, तो वोल्टेज भी इसके अक्रॉस लेना पड़ेगा, करंट भी इसमें से लेना पड़ेगा, करंट तो सीरीज में सब में से कैसे जाएगा सेम, तो ये हो जाएगा 4000/2, तो 2 2 4 कितना हो गया फिर ये 2000, तो ये आपको मिला XL, ठीक है। XL मिल गया, L पता है तो ओमेगा मिल जाएगा, तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा XL/L। XL कितना था 2000 और L कितना है 2, ठीक है। तो ये आंसर कितना आएगा 1000, तो आपको ओमेगा मिल गया 1000, बराबर। अब XC ढूंढने की जरूरत नहीं, क्यों, रेजोनेंस वाला कंडीशन है ना, तो XL और XC कैसा होगा सेम, तो मैं बोल सकता हूँ XC भी कितना होगा 2000, सही है। ओमेगा यहाँ से मिला, C ढूंढना है, तो XC का फॉर्मूला क्या है 1/ωc, तो C का फॉर्मूला क्या हो गया 1/ω इंटू XC, है कि नहीं। तो 1/ω, ओमेगा कितना आया
1000 इंटू एक्सी कितना है, एक्सी की वैल्यू कितनी है 2000 है कि नहीं, एक्सी और एक्सएल सेम है ना, रेजोनेंस वाला कंडीशन है तो दोनों सेम है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। ठीक है, कितना हो जाएगा फिर ये 1/2, 1 2 3 4 5 6 10⁻6 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻6 और हाफ मतलब 0.5 ना, तो 0.5 × 10⁻6। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आर 500 और जो आपका कैपेसिटेंस है वो कितना आ रहा है 0.3 माइक्रो फैरेड। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है फिर, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, अ बॉडी ऑफ मास m इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मास इज m और m माइनस m। ठीक है, दो पार्ट्स में बॉडी के मास को डिवाइड किया, एक स्मॉल m और दूसरा कैपिटल M माइनस m। तो ये m1 m है, m2 कितना है कैपिटल M माइनस m। इफ दे आर केप्ट एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस, ठीक है, देन द रिलेशन बिटवीन m एंड स्मॉल m फॉर मैक्सिमम फोर्स। ठीक है, हमको पता है मैक्सिमम फोर्स का फॉर्मूला क्या है, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, इसको आप डिफ्रेंशिएट करके भी कर सकते हो, बट g कांस्टेंट है, डिस्टेंस भी कैसा है कांस्टेंट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम आना चाहिए। तो प्रोडक्ट मैक्सिमम कब आता है, प्रोडक्ट मैक्सिमम तब आता है जब आप दो मास को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। सही है, दो अल्फ़ाबेट्स या दो नंबर्स का प्रोडक्ट कब मैक्सिमम आता है, जब आप दो नंबर्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो स्मॉल m होगा वो होगा m/2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, स्मॉल m इज m/2, ऑप्शन डी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला है, टू बॉडीज कंबाइंड मास 5 kg। ठीक है, दो बॉडीज का कंबाइंड मास कितना दिया है 5 kg, तो m1 + m2 इज इक्वल टू 5 kg। तो यहाँ से m1 कितना हो जाएगा 5 - m2। ठीक है, सेपरेट बाय डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया 20 सेंटीमीटर, सेंटी मतलब कितना हो गया 10⁻²। तो ये एक 0 से एक 0 कैंसिल, क्या बचेगा -1, तो 2 × 10⁻1 मीटर। तो ये इसका डिस्टेंस दे दिया। इफ़ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमको दिया है 10⁻8 न्यूटन। ठीक है, क्या बोले, देन मास ऑफ द बॉडीज आर, तो m1 और m2 निकालना है आपको, m1 निकालना है और क्या निकालना है m2। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, g m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। सही है, सो देयरफॉर फोर्स कितना दिया है 10⁻8, g की वैल्यू क्या होती है 6.6 × 10⁻11, m1 कितना है 5 - m2 बराबर, तो m1 के बदले क्या लिखा 5 - m2 × m2 अपॉन r स्क्वायर, r कितना दिया है 2 × 10⁻1 का स्क्वायर। सही है, -8 से -8 गया, कितना बचा -9 10 11, तो -3 बचा। सो देयरफॉर यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻, क्या हो गया -3, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10⁻²। तो -2 से -2 गया, क्या बचा -1, और यहाँ पे बचा 5 - m2 इंटू m2। सही है, इसका साइड चेंज कर लेते हैं, 4 × 1 कितना हो गया 4 अपॉन 6.6 इंटू 10⁻1 इज इक्वल टू 5 - m2 इंटू m2। ठीक है, -1 ऊपर गया तो क्या हो जाए +1, तो 40 अपॉन कितना हो गया 6.6 इज इक्वल टू 5 - m2 इंटू m2। ठीक है, 6.6 को 66 बना देते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइड बाय 10। सो देयरफॉर कितना हो जाएगा 400 अपॉन 66, 5 - m2 इंटू m2। अच्छा एक काम करते हैं, m2 को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो m2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5m2 माइनस m2 इंटू m2 क्या हो जाएगा m2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो 11 से इसको कर लेते हैं, 11 6 × 66 अप्रॉक्स ही निकालना वैसे भी, 11 6 × 66। ठीक है, 11 3 कितना हो गया 33, 40 - 33 कितना हो गया 7, तो 70 बन गया। तो 11 वापस कितना था 11 6 × 66 पॉइंट, 70 - 66 4, 40, 11 3 33। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36.3 अपॉन 6, 5m2 - m2 का स्क्वायर। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको अप्रॉक्स ले लेते हैं, तो 6 1 6 6 36, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है 6। सो देयरफॉर 5m2 - m2 का स्क्वायर इस अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है 6। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, तो -m² पॉजिटिव होना चाहिए, तो -m2 को साइड चेंज किया तो ये हो जाएगा +m2², प्लस का साइड चेंज किया -5m2, ये वही साइड में था तो +6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो 6 इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। ऐसे दो नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन 6 आना चाहिए बट जिसको ऐड करके -5 आना चाहिए। ठीक है, तो 3 2 है कि नहीं, -3 -2, तो 3 2 6 और -3 -2 कितना हो गया -5। तो ये हो जाएगा m2 का स्क्वायर -3m2 - 2m2।
प्लस 6 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। ठीक है, दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं m2, तो ये हो जाएगा m2 माइनस 3, -2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा m2 माइनस 3। ठीक है, तो एक बार m2 क्या हो जाएगा 3 और एक बार m2 क्या हो सकता है 2, बराबर। तो जैसे m2 की वैल्यू 3 पुट करोगे, हमको पता है m1 प्लस m2 कितना है 5। ठीक है, तो m2 की वैल्यू 3 पुट करोगे तो m1 कितना आएगा, m2 3 पुट करोगे तो m1 कितना आएगा 2, बराबर। और m2 को 2 पुट करोगे तो m1 कितना आएगा 3। तो ऑप्शन 3 और 2 सही होना चाहिए, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला है, 2 planets ऑफ रेडाई R1 एंड R2 आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। सेम मटेरियल मतलब डेंसिटी कैसी है, सेम। द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द 2 planets। ठीक है, अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, gm/r², बराबर। मास का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी की बात हो रही है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3πr³। तो अगर आप यहाँ पे इसको पुट करोगे तो g मास के बदले क्या लिख सकते हो, रो 4/3πr³ और नीचे यहाँ पे पहले से क्या था r², तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल 1, तो g रो 4/3πr। सही है, तो अभी पूछा गया क्वेश्चन में आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है, रेडियस अलग है R1 R2, द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ दी। ठीक है, तो g सेम, रो सेम, पाई 4/3 कांस्टेंट, रेडियस अलग है। तो आपको दिख रहा है कि g और r कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और रेडियस कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहले का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g1, तो रेडियस कितना होगा r1, दूसरे का एक्सेलरेशन ग्रेविटी g2, रेडियस कितना होगा r2। तो हमको क्या पूछा उन लोग ने, रेशियो पूछा है। तो रेशियो पूछा तो क्या आएगा फिर, g1/g2 इज इक्वल टू r1/r2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। 41 में क्या बोला है, 2 बॉडीज ऑफ मास m एंड 9m आर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 r, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द लाइन जॉइनिंग द 2 बॉडीज वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड्स इक्वल 0। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है m, दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है 9m। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक पॉइंट P पे दोनों की वजह से एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फील्ड बराबर कितना है 0। अब ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला हमको पता है, क्या फॉर्मूला होता है, gm/r², बराबर है। तो एक काम करते हैं, हाँ, फिर आपको क्या बोला है, वेयर दी ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल्स टू 0, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको निकालना है पॉइंट P पे इन दोनों की वजह से। तो पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये डिस्टेंस को x ले लेते हैं, ये पूरा डिस्टेंस कितना था r, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया r माइनस एक्स। ठीक है, तो पॉइंट P पे इसके वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड बताओ, तो स्मॉल m की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड, इसको 1 लिख लेता हूँ। ठीक है, और इसको 2 लिख लेता हूँ। तो E1 कितना हो जाएगा, g मास कितना है स्मॉल m, डिस्टेंस कितना है x², इसकी वजह से फील्ड कितना होगा E2, g मास कितना है 9m और डिस्टेंस कितना है r माइनस एक्स स्क्वायर, r माइनस एक्स का द होल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों की वजह से फील्ड यहाँ पे कितना है 0, तो फील्ड 0 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम। ठीक है, तो E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, gm/x², E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9gm/r माइनस एक्स का द होल स्क्वायर। ठीक है, gm क्या हो गया, कैंसिल, सो देयरफॉर x² को यहाँ पे भेज सकते हो आप, और इसको यहाँ पे भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा r माइनस एक्स का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9x², बराबर। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो r माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर कितना, स्क्वायर रूट कितना होगा 3x। ठीक है, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x, तो x कितना हो जाएगा फिर r/4, तो r/4 डिस्टेंस पे, यहाँ से r/4 डिस्टेंस पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है 0। ठीक है, अगर यहाँ से r/4 है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा r माइनस एक्स कितना है r/4, तो 4 माइनस 1 कितना हो गया 3r/4। सही है, ठीक है। अब पोटेंशियल देखना है मुझे, तो नेट पोटेंशियल जब आपको चाहिए, तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू 1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू 2। तो इसके वजह से पोटेंशियल कितना होगा, तो इसकी वजह से पोटेंशियल होगा g, मास कितना है m, डिस्टेंस कितना है x, बराबर, और x की वैल्यू आपने निकाली तो r/4। अच्छा, माइनस आएगा, ठीक है, माइनस इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा,
माइनस जी, मास कितना है यहाँ पे 9m और डिस्टेंस कितना है v इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 3r/4, 3r/4 सही है। 4 ऊपर जाएगा, इसमें 4 किधर जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा -4 gm/r, ये हो जाएगा -9 4 से कितना हो गया 36 gm/r, 3r सॉरी सही है। अब यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं, क्या करोगे मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 किया, यहाँ पे डिवाइड बाय क्या किया 3, कितना हो जाएगा फिर ये 4 3 12, तो -12 gm -36 gm/3r, ठीक है। -12 -36 कितना होता है 6 + 2 8 और 3 + 1 कितना हो गया 4, तो -48 gm/3r। तो ये मिला आपको नेट पोटेंशियल, बराबर। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो नीचे r के साथ कुछ है ही नहीं, तो इसको और डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 3 1 3 6 18, तो कितना आंसर आ रहा है -16 gm/ क्या आ रहा है r, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। 42 वाला देख लेते हैं। तो 42 में क्या बोला, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ टू दैट ऑफ मून, ठीक है। तो रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ टू दैट ऑफ मून, ये कितना दिया हमको 10। द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ टू दैट ऑफ मून, ये कितना दिया हमको 6। द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू दैट ऑफ मून, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी अर्थ अपॉन एस्केप वेलोसिटी ऑफ क्या निकालना है मून। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है √2gr, बराबर। तो यहाँ पे आएगा √2g ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, अपॉन √2g ऑफ मून टू रेडियस ऑफ मून, सही है। तो ये हो जाएगा √2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, g/g मून, g/g मून कितना दिया 6, r/r मून कितना दिया 10, तो ये हो जाएगा √60, सही है। अभी सारे आंसर्स देखते हैं कौन सा सबसे नज़दीक है। √60 कितना होता है, √60 तो नहीं पता, बट 60 के नज़दीक में हमको पता है, बराबर। 7 7 49, 8 8 कितना होता है 64, 8 8 64 होता है। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा 7 पॉइंट समथिंग होगा, सपोज 7.8, बराबर है। 8 के काफ़ी करीब होगा ना, तो 8 के काफ़ी करीब होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही है बी, जो अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा 8, सही है। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोला, सैटेलाइट इज टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन अ सर्कल ऑफ रेडियस। तो सर्कल ऑफ रेडियस कितना दिया 8000 किलोमीटर। द स्पीड विद विच द सैटेलाइट बी प्रोजेक्टेड इन एन ऑर्बिट विल बी, ठीक है। तो कितनी स्पीड से उसको प्रोजेक्ट करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है √gm/r, बराबर, ऑर्बिटल वेलोसिटी, सही है। हमको कैपिटल आर दिया है, नहीं सॉरी, हमको स्मॉल आर दिया है, कैपिटल आर हमको पता है और ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम लोग, हमको पता है कि स्मॉल g इज इक्वल टू gm/r², बराबर। तो gm का फॉर्मूला क्या हो जाएगा g/r², ठीक है, क्योंकि g की वैल्यू ढूंढना ज़्यादा इजी है ना, इसका कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा नहीं तो √ऑफ क्या हो जाएगा, कैपिटल gm के बदले क्या लिखा g/r²/r। g की वैल्यू कितनी है 10, बराबर। कैपिटल R रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6400 किलोमीटर, किलो मतलब 10⁻³ अपॉन स्मॉल r कितना है, तो स्मॉल r की वैल्यू, सॉरी ये कैपिटल R नहीं है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट है ना, तो क्या है फिर ये स्मॉल r। रेडियस ऑफ ऑर्बिट समझ में आता है ना, हाँ, ये आपका अर्थ है, तो अर्थ का रेडियस है कैपिटल R, और सैटेलाइट यहाँ पे घूम रहा है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होता है स्मॉल r, और ये कितना होता है h, बराबर, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अपॉन स्मॉल r कितना है 8000 किलोमीटर, किलो मतलब 10⁻3, सही है। 10⁻3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, 0 0 भी क्या हो गया कैंसिल। अच्छा ये 0 से 0 कैंसिल, 8 1 8 8 8 कितना हो गया 64, तो ये √ऑफ क्या बचा 8, ठीक है। तो √8 कितना हो जाएगा फिर, हाँ 3 3 कितना होता है 9, तो 3 पॉइंट समथिंग होगा, बराबर। तो √8 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये जो है काफ़ी करीब, 3 3 9 होता है ना, 9 का √3 होता है, तो √8 है, तो 3 के काफ़ी करीब है, 3 के काफ़ी करीब है, तो कौन सा ऑप्शन सही है 3 km/s, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोले, क्वेश्चन नंबर 44
क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोला आपको, यंग मॉडुलस दिया है, कितना दिया यंग मॉडुलस 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इलास्टिक लिमिट, तो इलास्टिक लिमिट दिया है आपको, तो इलास्टिक लिमिट मतलब फोर्स अपॉन एरिया दिया है, स्ट्रेस दिया है, ठीक है। तो ये आपका इलास्टिक लिमिट हो गया। तो इलास्टिक लिमिट आपको कितना दिया है 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फॉर अ वायर ऑफ 1 मीटर लॉन्ग। तो ओरिजिनल लेंथ दिया 1 मीटर, तो आपको चेंज इन लेंथ पूछा है, ठीक है। तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल F कैपिटल L A इंटू स्मॉल l। तो डेल्टा एल चाहिए हमको, तो डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F L/A इंटू वाई। F/A आपको दिया है, कितना दिया है F/A 10⁸, कैपिटल L आपको दिया है, कितना दिया 1, और यंग मॉडुलस कितना दिया 2 × 10⁻11, सही है। 8 से 8 कैंसिल, 9 10 11 3 बचा, तो ये हो जाएगा 1/2 10⁻3, ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10⁻3, हाफ मतलब 0.5, तो 0.5 × 10⁻3, सही है। तो 0.5 10⁻3 मीटर ना, तो 10⁻3 मतलब क्या हो गया मिली, तो 0.5 मिलीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। 45 में क्या बोला है, द गिवन ग्राफ शोज द एक्सटेंशन ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ सस्पेंडेड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ रूफ एंड विद अ लोड W। तो लोड मतलब बेसिकली फोर्स हो गया, सही है, कनेक्टेड टू द अदर एंड। इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया आपको, कितना दिया 10⁻6 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द यंग मॉडुलस, ठीक है। तो यंग मॉडुलस निकालना है, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या था, बड़ा फल अपॉन छोटा l। तो ओरिजिनल लेंथ भी आपको दिया है 1 मीटर, सही है, ठीक है। एरिया दिया है, हाँ फोर्स दिया है W। चलो, तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, चेंज इन लेंथ बराबर एक्सटेंशन, चेंज इन लेंथ, और यहाँ पे क्या दिया है लोड, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, चेंज इन लेंथ और लोड का रेशियो मिल सकता है ना यहाँ पे। जैसे कि मैंने ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, तो AB, ठीक है। तो AB में बताओ, मैंने बोला AB का स्लोप निकालो, तो क्या करोगे, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 2 माइनस इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो 2 - 1 इंटू पावर कितना है यहाँ पे 10⁻⁴ अपॉन चेंज इन x। तो x में इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 40 माइनस इसका x कोऑर्डिनेट क्या है का 20, कितना हो जाएगा फिर ये 10⁻⁴ अपॉन 40 - 20 कितना हो गया 20, ठीक है। तो ये मिला आपको चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। चेंज इन y मतलब y एक्सिस में कौन है, एक्सटेंशन है ना, तो डेल्टा L अपॉन x एक्सिस में कौन है फोर्स W बराबर। तो डेल्टा L अपॉन क्या मिला है W, या फिर L अपॉन क्या मिला है W। इन लोग ने एक्सटेंशन को L लिखा है, ठीक है। तो L अपॉन क्या मिला है W, सही है। तो L अपॉन W की वैल्यू कितनी मिली है, अच्छा L अपॉन W मतलब फोर्स, ठीक है। तो 10⁻⁴ अपॉन 20, ठीक है। तो W अपॉन L कितना हो जाएगा 20 अपॉन 10⁻⁻⁴ -4, सही है। तो y इज इक्वल टू, अच्छा W अपॉन L मतलब F अपॉन L, सही है। तो F अपॉन L, तो F अपॉन L कितना मिला 20 अपॉन 10⁻⁻⁴ इंटू कैपिटल L कितना मिला है 1, और एरिया कितना दिया 10⁻⁻⁶, ठीक है। तो -6 -4 कितना हो गया -10, तो 20 इंटू 10⁻⁻10, सॉरी माइनस नहीं, -6 -4 -10 ऊपर गया तो क्या हो जाएगा +10, तो 2 इंटू 10⁻ क्या हो जाएगा 11, और यंग मॉडुलस तो यूनिट क्या रहेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है, ठीक है।